पहला दिन 10 डे एमबीए, 10 दिन के अंदर एमबीए कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज पहला अध्याय हमारा सोलोप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर। वैसे जब भी आप सुनते हैं कि कुछ फ्री है तो पहली चीज दिमाग में आती है काम का नहीं होगा, कोई हिडन कॉस्ट होगा, कहीं बेवकूफ बनाने वाली बात तो नहीं है। लेकिन आज मुफ्त के नाम पे आपको ट्रैश नहीं, बहुत बड़ा ट्रेजर देने वाला हूं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ऐसे मैं मोटिवेशन स्पीकर हूं, लोगों को प्रेरित करता हूं, लेकिन आज खुद प्रेरित हो रहा हूं। आप लोगों की प्रेजेंस, एनर्जी, हजारों हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आपके ट्रस्ट को इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा इस 1.5 घंटे में, क्योंकि आज वो करने आया हूं जो ना किसी ने सोचा है, ना यहां तक कोई पहुंचा है। 10 डे एमबीए, और 10 डे एमबीए में 10 रुपए भी नहीं ले रहा मैं आपसे। इतनी लर्निंग दूंगा जो टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी कंबाइंड नहीं दे पाएंगे। मैं क्या करने वाला हूं इन 10 दिनों में, फटाफट समझ लीजिए। आज का दिन होगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, सोलोप्रेन्योर की अकेले आदमी की जर्नी कैसे होती है। कल होगा मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप शुरू करने जा रहे हैं, धंधा बाजार में उतर रहे हैं, तो दूसरे दिन सीखेंगे पहले दिन अपने आप को तैयार कैसे करेंगे, मुझे क्या क्या करना है। तो पहले दिन मैं आगे पूरी जर्नी समझाऊंगा, आपकी 1000 दिन की जर्नी कैसी होगी। पर कल आपको मार्केट रिसर्च कैसे करोगे, एग्जैक्ट कस्टमर कौन है आपका, उसको कैसे समझोगे, प्रोडक्ट उसके लिए कैसे बनाओगे। तीसरे दिन अब इसको किस स्ट्रैटेजी के साथ लेके जाऊंगा, यह डे 3 आपका। डे 4 आएगा उसके बाद। अब स्ट्रैटेजी के साथ जब बाजार में उतर रहे हो तो उसको मार्केट कैसे करोगे, उसकी पोजिशनिंग क्या होगी, उसकी मार्केटिंग क्या होगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी। फिर आएगा डे 5। डे 5 में जब आप बाजार में उतरने वाले हो, सेल्स करने वाले हो, उससे पहले अपनी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल को कैसे ठीक करेंगे। पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन को ठीक किया, यानी कि अब आप सेल्स के लिए तैयार हो गए, तो छठे दिन पूरा आपको सेल्स सिखाएंगे, सेल्स की सारी स्ट्रैटेजी देंगे। अब आप सेल्स करने उतर गए, पैसा आने लग गया, धंधा बढ़ने लग गया, तो आएगा 7वां दिन। उसमें क्या होगा, जब बिजनेस बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, सेल्स हो रही है, तो आपको और मैन पावर चाहिए, तो एचआर सिखाएंगे कि मैन पावर कैसे हायर करें, एंगेज करें, रिटेन करें, कैसे टैलेंट को एंगेज करें। 8वें दिन अब आपके पास मैन पावर भी आ गई है, माल भी बिक रहा है, धंधा भी बढ़ रहा है, तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को कैसे मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि माल बिकने लग गया है, टीम आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे मल्टीप्लाई करूं। यह 8वां दिन। और यह 8वां दिन जब आप प्रोडक्टिविटी सीख जाओ कैसे मल्टीप्लाई करें, तो अब आता है 9वां दिन के अब आपको एक्सपैंड करना है, नए शहर में जाना है, आपको एक्सपैंड करके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिटेल चेन, आपको सीएनएफ, आपको फ्रेंचाइजी, आपको ऑपरेशंस, आपको एक्सपेंशन, बिजनेस ऑपरेशंस, वो सारी चीज 9वें दिन सिखाऊंगा। और 10वें दिन ये सब सीमलेस कैसे रहे, वो है एग्जीक्यूशन। तो 10वें दिन होंगे एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। ये 10 दिन के अंदर पूरी तरह से आपको बिजनेस के लिए रेडी कर दूंगा। 10 डे एमबीए, ये 10 दिन फ्री है, पर इसके आगे फी की हर डिग्री है। तो करते हैं, किक स्टार्ट मारते हैं पहले दिन की लर्निंग का पहला गियर। और पहला गियर शुरू हो रहा है हमारे आज डे 1 से, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। एक सोलोप्रेन्योर की, एक अकेले आदमी की जर्नी कैसे होती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो भी आपके लिए जरूरी है, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी शुरू हुई है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिएगा, हर 1.5 घंटे के सेशन में एंड की तरफ आपका एक असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसे कंप्लीट करने पे 75% मार्क्स लेने पे आपको सर्टिफाई किया जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रोग्राम आपने बीच में छोड़ दिया तो अगली बार अटेंड करने के लिए आपको 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहली बार के लिए सारे अटेम्प्ट मैं खाली सीरियस लोगों को बनाना चाहता हूं, मेरे को भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जिसने भी लिखी है, पता नहीं उसे क्या माइंडसेट था, और चने का तो पता नहीं, लेकिन अकेला इंसान भाड़ क्या पूरा पहाड़ फोड़ सकता है। दशरथ मान जी पूरा पहाड़ फोड़ दिया। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सोलोप्रेन्योर की जर्नी आज जब शुरुआत जर्नी होती है तो कैसी होती है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, तो ध्यान से, मन से, कान लगा करके सुनोगे, बीच में छोड़ के जाओगे तो एकदम छूट जाओगे। पूरा 10 दिन अटेंड करना है, सारे के सारे सेशन। आज डे 1, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए। प्राइवेट कंपनी में वही कुछ कर दिखाता है जो मेहनती गधे से, पहले मेहनती गधा था, मेहनती गधे से कंपनी का जीजा बन जाता है, वही कुछ करके दिखाता है तो कंपनी का जीजा बन जाता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। आज मैं इस मानसिकता को नष्ट कर दूंगा और आपको तैयार कर दूंगा सोलोप्रेन्योर की जर्नी के लिए, जिसमें ऐसा कहते हैं कि सोमवार को लोग बोलते हैं ना नौकरी करते वक्त कि केवल शरीर ही दफ्तर जा रहा है, आत्मा तो घर पे रहती है। रघुपति राघव राजा राम, पर वो ये नहीं कहता कि जितनी तनख्वाह उतना काम, वो कहता है दबा के करेंगे काम, सुबह हो या शाम, लेंगे अपनी मर्जी का दाम, अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम पूरे सम्मान से आपका नाम। तो जो शुरुआत होती है स्टार्टअप की, वो आसान नहीं होती। फ्रीलांस की तरह आप शुरू करते हो, अकेले शुरू करते हो। बड़ा अंडररेटेड प्रोफेशन है, लेकिन जो लोग वास्तव में फ्रीलांसर नहीं है, उनको लगता है कि फ्रीलांसर बेचारा बेरोजगार है। पर सच्चाई ये है कि स्टार्टअप एक बहुत ही स्ट्रेस का और लोनलीनेस का एक एक्सपीरियंस है।
अकेलेपन का एक्सपीरियंस है। वो तूफान में उसको पलना पड़ता है। कहते हैं ना, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोलोप्रेन्योर, नो मैटर व्हाट यू डू, लोग आपको शुरू में जज करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे जेलस होंगे। आज तो इस पे हंस रहे हैं जो, वो कल तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा कोई कमाल, लोग तो इस पे अभिमान करेंगे। छोटे बदलाव से शुरुआत होगी और वही बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनेगा। सो लेकर आया हूं फिर से आपकी काम की बात। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका कोई नहीं है रिपीट टेलीकास्ट, है रिपीट टेलीकास्ट, पेमेंट करना पड़ेगा। मैं हमेशा फ्री देना चाह रहा हूं, सबको फ्री देना चाहता हूं। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपके लिए काम का नहीं है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बहरहाल आज 20 चैप्टर्स ले रहा हूं मैं। आज सोलोप्रेन्योर की जर्नी के पहला चैप्टर है, हमेशा शुरुआत अकेले फ्रीलांसिंग से होती है, लेकिन उसकी प्लानिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि उठाया बंदूक, गोली मार दिया, उसके बाद निशाना लगाया। पहले रेडी होगा, फिर एम करेगा, उसके बाद शूट करेगा। लोग क्या करते हैं, शूट पहले करते हैं और एम बाद में लगाते हैं। 90% लोग ऐसे ही बाजार में उतर जाते हैं। तो मैं आपको मन का काम और मन के मुताबिक इनकम, ये पेयर बहुत रेयर है। ये पेयर बहुत रेयर है कि मन का काम भी हो और मन के मुताबिक इनकम भी हो। मेरे मन में क्या है और मेरे इनकम में क्या है, दोनों मिल जाए, ये बहुत रेयर पेयर है। तो अगर फ्रीलांसर बन के मन का काम ढूंढना है तो पहले अपने अंदर कुछ बातें ढूंढो। पहली चीज, मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, अपना गोल पहचानो, चाहिए क्या मुझे, क्योंकि जो अपने लक्ष्य में खो गया वो सफल हो गया। तो फ्रीलांसिंग अकेले शुरू करना एक स्टेपिंग स्टोन है। 10 डे MBA, 10 दिन में मजा आने वाला है। बहुत डिटेल तक ले जाऊंगा, पूरी जर्नी 10 दिन में बिल्ड होगी है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बलिदान चाहिए, जिद चाहिए, जुनून चाहिए, दृढ़ निश्चय का स्वाभिमान चाहिए। सो काम, अब इसमें जो मानसिकता मैं आज तोड़ रहा हूं, ये पहले अध्याय के पहले चैप्टर में, 20 चैप्टर में से, वो ये है कि जो ऐसी बिल्कुल रॉटन मानसिकता होती है ना कि काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो या ना करो पर बॉस के आगे उसका जिक्र करो, जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। इस मानसिकता को तोड़ के शुरुआत कहां से करोगे आप अपने सपने और अपनी रियलिटी का मैच करोगे। आपकी एस्पिरेशन और आपका एक्शन, मुझे जाना यहां है, तो उस दिशा का वेक्टर को डिसाइड करोगे, उस दिशा को तैयार करोगे। आप जब सपना देखोगे ना, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत वो दिन होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दूसरी चीज ये देखो कि मेरी स्ट्रेंथ कहां पे है। अगर आप कहीं फुल टाइम नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक थोड़ा समय निकाल करके चेक करो कि मुझे कौन से स्किल को अपग्रेड करना है, और जो स्किल मेरा अच्छा है, जिसके लिए मुझे बाजार में प्राइस मिल सकता है। हर स्किल का प्राइस नहीं मिलता, और जिसका प्राइस मिलता है कई बार मेरे पास वो स्किल नहीं होता। हाँ, तो कहाँ जाना है आपको स्किल बिल्डिंग के लिए, आपको किसके पांव छूने हैं, कहाँ सर झुकाना है, ये हुनर आपके अंदर आ जाए तभी आपका जमाना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना है, इसको थोड़ा सा समझना है। जब आप बाजार में उतरोगे तो शुरुआत में जब आप करते हो, आपके पास टाइम लिमिटेड है, टीम नहीं है आपके पास, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। तो शुरुआत में आपको समझना चाहिए, जब आप, अगर आप प्राइस घटा रहे हो तो कस्टमर बढ़ाना है, प्राइस बढ़ा रहे हो तो कस्टमर घटाना है, दोनों में क्या करना है, टाइम बड़ा लिमिटेड है, इसको कैसे लेके जाना है। तो शुरुआत में अपने लिए लिस्ट बना लो, दो साइड की। एक साइड जो स्किल आपके पास है और आपको बहुत पसंद भी है, और एक साइड जो स्किल आपके पास है लेकिन आपको पसंद नहीं, आप इंजॉय नहीं करते, उसको यूज ही नहीं करते। एक थोड़ा सा अपने आप को पहचानना है, इस समय थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। कई बार क्या होता है, जो बेस्ट पेइंग स्किल है, जिसके लिए बाजार में बहुत पैसा मिलता है, वो कई बार आपको पसंद नहीं होता इतना। तो पहले पहचानो कि आपका टॉप स्किल कैसे, कौन सा है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे, आपको पहचानने का तरीका बताता हूं। आप बोलो मैं तो नया हूं, मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या स्किल है। याद करो कि कौन से काम को करने में आपको बहुत मजा आया था। आपने या तो उसको बहुत तेज किया, बहुत एफिशिएंसी के साथ किया, या कोई बड़ी अचीवमेंट निकाल दिया अपने उस काम में। याद करो, जरूरी नहीं आपको उसका पैसा मिला था उस दिन, पर उस काम को करते हुए क्या कुछ पैसा बचाया था आपने, कमाया नहीं पूछ रहा हूं, कुछ अपने खर्चा घटा दिया था, उस काम को इतने बढ़िया से कर दिया, या बाई चांस आपने कहीं छोटी सी कोई कमाई भी कर ली उसके कारण, या कोई ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको नए कस्टमर अचानक मिलने लग गए कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, या आपने कोई नया बाजार ढूंढ लिया था, या कोई आपने वोट्स जीत लिए थे, या कोई अवार्ड जीत लिया था। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो आपको याद आ रही है आपके एक्सपीरियंस में, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा किया कि सब कुछ आपके अगेंस्ट था लेकिन फिर भी आपने डिलीवर कर दिया, कोई ऐसी चीज याद करो। क्या इसने कुछ ऐसा, आपने कोई ऐसा रिजल्ट कभी प्रोड्यूस किया है कि सब कुछ मेसी था, खराब था, सड़ा हुआ था, लेकिन सब मिस्टेक्स हो रही थी पर आपने लाके ठीक कर दिया उसको। कोई ऐसा दिन याद आ रहा है आपको? वहां से शुरुआत करते हैं। आपको देखो क्या चीज आपको पढ़ने देखने में बहुत अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम में क्या चीज देखने में पसंद आता है, यूट्यूब पे वो कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके टॉप स्किल जो है ना, वो आपको रेपुटेशन देंगे, वो आपके मार्केटिंग मैसेज में जाएंगे आगे चल के, आपको उससे अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। स्किल कुछ भी हो सकता है,
मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, कुछ उदाहरण देता हूँ। कोई एडिट करने का स्किल है, कुछ लिखने का स्किल है, कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का है, कोई पढ़ाने का है, राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रूफ रीडिंग, कुछ भी, बहुत तरह के स्किल है, हर तरह के स्किल है। इसके ऊपर मैंने पूरा वेबिनार किया हुआ है। शुरुआत यह है कि मुझे ढूंढना है मुझे स्पेशलाइज किस में होना है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन हाइटन्स रेप्यूटेशन। मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए किस में, कि जो बेस्ट स्पेशलिटी है, जहां पे आपका स्किल और पैशन इंटरैक्ट करेगा, तो आपके जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, और हुनर जो है आपके अंदर है, उसके समंदर से नूर निकलेगा। तो आपको क्या करना है, अब आप थोड़ा स्वॉट की तरफ चलो। स्वॉट क्या होता है? एक होता है स्ट्रेंथ वीकनेस, जो होती है आपके अंदर, मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है, वो आपके अंदर होती है। एक होता है अपॉर्चुनिटी थ्रेट, वो आपके बाहर होती है। अपॉर्चुनिटी होती है कहां पे कस्टमर है, थ्रेट होता है कहां कॉम्पिटिटर है, ये बाहर है। दो चीजें, आपकी ताकत, आपकी कमजोरी अंदर है, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट वो बाहर है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो इसको यहां से हम शुरू करेंगे अपना एमबीए। ताकि मैं एमबीए को थ्योरेटिकल नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। कहां पे आपको लगता है कि थ्रेट है आपके लिए, कहां आपको लगता है आपके लिए फेलियर है बड़ा, असफलता एक चुनौती की तरह होती है, उसको थोड़ा स्वीकार करो, देखो आपके अंदर क्या कमी रह गई है, उसके बाद उसका सुधार करो। सो हमें अब, हमने थोड़ा स्पॉट करने के बाद अब आप लिखना शुरू करोगे। आपको मैनुअल दिया हुआ है साथ साथ, उस मैनुअल का प्रिंट आउट निकाल लिया होगा आपने, नहीं निकाला तो प्रिंट आउट निकाल के रेडी रहिए हमेशा। मोबाइल सामने रखिए, नोट्स बनाते जाइए। अब आपको देखना है कि मुझे इंप्रूव किसको करना है, क्योंकि ब्यूटी क्या है, इंटरनेट पे आपको आज बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए। सो चाहे कोई भी कोर्स ज्वाइन करो जो आपके काम का है, जितना सारा जानोगे आप, जितना उसके बारे में जान जाओगे, उतने वैल्यूएबल बनते चले जाओगे, और जितना वैल्यूएबल बनोगे उतनी ज्यादा आपको वैल्यूएबल मिलेंगे, वैल्यूएबल्स मिलेंगे। यानी कि आपका प्राइस आप इंक्रीज कर सकते हो विद एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू हैव। ये 10 डे प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूं, ये वैसे अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, पर जैसे एमबीबीएस के बाद एमडी होती है, उसी तरह मेरे पास भी एमडी के लिए एडवांस प्रोग्राम्स भी हैं। मौका लगेगा तो बीच में बताऊंगा आपको इस 10 दिन के दौरान कि मैं एक प्रोग्राम लॉन्च किया, बीबी इम्पैक्ट, आउटकम ओरिएंटेड इम्पैक्ट। तो जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ये फ्री में 10 डे एमबी सारे करें, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं देना आपको। आपको बस पूरा अटेंड करके एग्जाम पास करना है और सर्टिफिकेट लेना है। इसके बाद अगर आपको और कुछ चाहिए, मुझसे सीखना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं आपको बीबी इम्पैक्ट के बारे में बताऊंगा। चलता हूं दूसरे अध्याय पे। अब आपने आइडेंटिफाई किया अगर कि मैं क्या करने वाला हूं, तो अब आपको एक छोटे ऑफिस की तैयारी करनी है। कोवर्किंग स्पेस होगा, क्या होगा, आपको क्या मंच, जहां से आप शुरुआत करने जा रहे हो। अपने घर के अंदर एक कमरा ले सकते हो, वहां शुरू कर सकते हो, बाहर जा सकते हो जहां पे आप ऑफिस का एनवायरनमेंट मिल जाए आपको। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच खुद ही बना लेंगे। तो जब आप स्पेस लेने जा रहे हो, तो चेक करो आपका बजट, आप अफोर्ड कर सकते हो। अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी बजटिंग कर लो साल भर की, के लिए अच्छे सीए के साथ बैठ करके, अच्छे क्या, सिंपल से सीए के साथ में बैठ के साल भर की बजटिंग कर लो। मिनिमम डिपॉजिट अभी कितना चला जाएगा फ्रंट, क्योंकि कोई भी जगह रेंट पे लेते हो तो मिनिमम डिपॉजिट जाता है। और अगर आपको वो लीज कंटिन्यू नहीं करनी, अगर एग्जिट करना है, तो कितना पहले उसको एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा कम से कम कटे। जितनी चीज़ें हो सके कोवर्किंग स्पेस से शुरू कर लो, कहीं से शुरू कर लो। शुरुआत में ज़्यादा खर्चा मत करो। जो चीज़ें हो सकती हैं शुरू में मैन पावर हायर मत करो, आउटसोर्स करो बिगिनिंग में। इंटेलिजेंट वेंडर से मिलो, जितने ज़्यादा वेंडर से मिलोगे उतना सिखा देंगे वेंडर आपको, उससे अगले वेंडर से नेगोशिएट करना आसान हो जाएगा। एक रूल बताता हूँ जिंदगी में, वेंडर आएगा अपने आप सिखा के जाएगा। जो चीज़ आपको नहीं आती, उस चीज़ के लिए 10 वेंडर बुला लो, 7 वेंडर बुला लो, 5 वेंडर बुला लो। वेंडर आएगा अपने आप हर चीज़ सिखा के जाएगा। वेंडर आपको इतना इंटेलिजेंट बना देगा कि अगले वेंडर के साथ आप पिछले वेंडर की स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढ के अगले के साथ नेगोशिएट कर लोगे। आप अगर टेक सेवी नहीं हो, आपको लगता है मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई बात नहीं, वेंडर आएगा सिखा के जाएगा। और वही उन्हीं में से कोई एक ट्रबल शूटिंग वेंडर रख लो अपने साथ, जो आपकी सारी टेक्नोलॉजी का काम भी कर देगा। मैं अभी आपको टीजर दे रहा हूं और पूरा ट्रेलर, पूरी पिक्चर भी बाकी है, तो भूल कर हर बात बने रहना मेरे साथ। ही बीच बीच में उठने की आदत है ना आपकी, व्हाट्सएप खोलने की, बाकी चीजें देखने की, बंद कर दो उसको। ढूंढने जाओ तो मार्केट में 1000 डुप्लीकेट चीजें पड़ी हैं। एडिडास का एबीबाज, बिस्लरी का बिलसेरी मिलता है, प्यूमा का पोमा मिलता है, सब सस्ती चीजें हैं। ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है ना, जेब में पैसे नहीं होते हैं। पर मैं सस्ते में नहीं, बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूं, और नकली फर्स्ट कॉपी नहीं, बिल्कुल 100% ओरिजिनल कंटेंट दे रहा हूं। ना क्रैश कोर्स, ना शॉर्टकट। ये एमबीए का सक्सेस का हाईवे है। कम समझ के या कमजोर समझ के, इसको ऐसा मत समझ लेना कि भाई कम दिन है तो कमजोर होगा। छोटी बुलेट होती है ना, वो बुलेट छोटी इंसान का शरीर फाड़ देती है। मैं उसी छोटी सी बुलेट में 10 दिन के अंदर इतनी स्पीड से आऊं, इतनी स्पीड से पढ़ाऊंगा, लाइफ टाइम की लर्निंग छोड़ के जाऊंगा आपके लिए। अब मैं चलता हूं, आपको ऑफिस सेटअप की कुछ बेसिक बात करी। प्रायोरिटी मैनेजमेंट, तीसरा चैप्टर मेरा, 20 चैप्टर ले रहा हूं। प्रायोरिटी का मतलब है सब कुछ नहीं करना है, वही करना है जो आपके गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करता हो। हर रोज अपनी 1 या 2 बड़ी प्रायोरिटी डिफाइन करके चलनी है कि आज के दिन मैं ये अचीव करके छोड़ूंगा। हाँ,
क्योंकि थॉट प्रोसेस अपना बदलो, लेजीनेस हटाओ अपनी। लेजीनेस कहाँ होती है? ज्यादा काम करने से मैं नहीं बोल रहा कि आप एफिशिएंट हो गए। प्रायोरिटी क्या है जो सबसे बड़ा इंपैक्ट लाएगी? नहीं तो क्या है, जो एम्प्लॉयज की क्या मेंटालिटी रहती है, कई बार काम करो, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। ये सब मानसिकता को तोड़ेंगे। अपनी एक या दो प्रायोरिटी रोज की बनानी है, सिमिलर तरीके के नेचर के काम को इकट्ठा कर लो और रोज शाम को छोटा सा रिव्यू करो अपना कि आज मैंने क्या अचीव किया, अपने गोल के कितना नजदीक गया हूं मैं। बीच बीच में मैं क्या करता हूं, जब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा होता हूं ना, अपनी प्रेजेंटेशन फाइनल करता हूं, तो मैं चार्जर हटा देता हूं लैपटॉप का कि इसकी बैटरी खत्म होने से पहले काम खत्म कर लूं। उससे क्या रहता है कि मेरी स्पीड बनी रहती है, अरे बैटरी खत्म होने वाली, जल्दी करो जल्दी करो। वाईफाई बंद कर देता हूं। क्यों वाईफाई बंद करता हूं? कोई नोटिफिकेशन ना आए, डिस्टर्ब ना करें। तो अपनी डेडलाइंस तो कमिट हो जाओ, प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, टाइम ट्रैकर रखो अपने पास कि करंट में मैं कितना टाइम यूज कर रहा हूं और आइडियली मुझे कितने टाइम में खत्म करना चाहिए। आजकल इस काम को कितनी देर में करता हूं, करना कितनी देर में चाहिए, अपना टाइम ट्रैकर रखो अपने पास। पहले दिन ही बता रहा हूं आपको सोलोप्रेन्योर से कैसे खुद को बिल्ड करें। अगले 9 दिन में 9 टॉपिक दूंगा आपको आगे चल के। मैं आपको मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सब बताया मैंने आपको, पूरा का पूरा 9 दिन में पूरी जर्नी बिल्ड करूंगा। तो अब आपने एक अपने स्किल सेट को पहचाना, प्रायोरिटीज को पकड़ना शुरू किया, ऑफिस की तैयारी करनी शुरू करी। अभी कस्टमर को पहचानना है आपको, कस्टमर को सेगमेंट करना है। इसके ऊपर कल का पूरा 1.5 घंटा इसी पे है, मार्केट सेगमेंटेशन पे, कि मार्केट रिसर्च के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। पर थोड़ा भी आप समझो कि स्टार्टअप की सक्सेस जो शुरुआत होती है ना, वो आपकी आंखों से नहीं, कस्टमर की आंखों से कैसा दिखता है उस तरह शुरुआत होती है। आपको कैसा दिखता है उस पर निर्भर नहीं करता, कस्टमर को कैसा दिखता है उस पर निर्भर करता है। उसके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। वो एंड यूजर जो है वो कैसे अप्लाई करेगा आपके प्रोडक्ट को, वो इस्तेमाल कैसे करेगा, उसको कहाँ कहाँ फायदा होगा, कहाँ कहाँ फंस सकता है। वो आपकी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने हैं आपको। ये है मार्केट रिसर्च। आपको कौन पार्टनर्स मिल सकते हैं इसमें, इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, यहाँ पे कितना कस्टमर है, इसका कंपटीशन इस समय क्या बिहेव कर रहा है। तो अपनी मार्केट रिसर्च में अपने आप को नैरो डाउन करते जाओ, नैरो डाउन करते जाओ। सबको सेटिस्फाई नहीं करना शुरू में। स्टार्टअप ना लोगों को हायर करने से शुरू नहीं होता, या प्रोडक्ट बनाने से, डेवलपर से शुरू नहीं होता। स्टार्टअप होता है कि कस्टमर की एक अनमेट नीड को पकड़ लें, जिस नीड को अभी तक किसी ने पूरा नहीं किया, बस उतना ही करना है। सबको बेचना और सस्ता बेचना, ये दोनों गलत मानसिकता है। सब मेरे कस्टमर है, गलत मानसिकता है। सस्ता बेचना है, गलत मानसिकता है। सेलिंग टू एवरीवन और सेलिंग चीप, ये दोनों चीजें हटा करके आपको प्रीमियम कैसे प्राप्त होगा, इन 10 दिनों में आप इस एमबीए में सीखोगे, 10 डे एमबीए में। हर आदमी आपका कस्टमर नहीं होता है। कंसिस्टेंसी कॉस्ट है, इसमें बने रहना। इस प्रोग्राम में जो रोज आएगा वो रोजगार के लिए कभी धक्के नहीं खाएगा। तो आपको किताबी कीड़ा नहीं, बिजनेस का शेयर बना दूंगा आपको मैं। तो ये कैसे करोगे आप, मार्केट में उतरोगे कैसे, एक इसकी क्या शुरुआत होगी कि मैं कैसे मार्केट रिसर्च करूंगा। पहले अपनी फोकस्ड पायलट मार्केट डिफाइन कर दो, बस लिख लेना वर्ड को, फोकस्ड पायलट मार्केट। हाँ, अगर आप अकेले शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस का आइडिया भले ही बड़ा हो, और शुरुआत छोटी रहनी चाहिए हमेशा, बहुत छोटे से शुरू करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, को समझाता हूं। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं छोटी मार्केट को पूरा जीत लूं, डोमिनेट कर लूं बड़ी मार्केट में घुसने से पहले, क्योंकि वहां पे छोटी मार्केट में जो गलती करोगे, गलतियां भी छोटी रहेंगी। जब पूरे देश में पहुंच जाओगे तो गलतियां पूरे देश में फैल जाती हैं आपकी। तो अपनी मार्केट को नैरो डाउन करते जाओ और इनिशियल प्रॉफिट्स बना लो, क्योंकि आप जितनी बड़ी मार्केट में उतरोगे उतने ज्यादा खर्चे करके आ जाओगे। तो मल्टीपल मार्केट सेगमेंट को जब आप इग्नोर करना सीख गए ना, कि मैं बस ये लोग हैं, ये रीजन है, ये प्रोफाइल है मेरे कस्टमर का, इन पे फोकस करना है, तो क्या करोगे आप वैल्यू क्रिएट करने लग जाओगे। अब वहां फोकस होगा, नहीं तो मैं इधर कैसे जाऊं, उधर कैसे जाऊं, यहां दुकान कैसे खोलूं, वहां कैसे पहुंचूं। छोटे एरिया को डोमिनेट करो, छोटी मिस्टेक्स करो शुरू में, जितने रिसोर्सेज उनका पूरा इस्तेमाल कर लोगे। शुरू में बड़ा ऑफिस नहीं खोलना, पहले बिजनेस खड़ा बाद में बड़ा। एक्सपीरियंस क्रिएट करो कस्टमर का, कि वर्ड ऑफ माउथ लोकल मार्केट में आपके बारे में फैल जाए। मत घबराओ साइज ऑफ द फोकस पायलट मार्केट से, छोटा ही है, जितना छोटा है उतना बढ़िया, स्मॉलर द बेटर। तो ये शुरुआत है आपकी। फोकस पायलट मार्केट ढूंढूंगा मेरी क्या है, कैसे मिलेगा ये फोकस पायलट मार्केट। मैं आपको 6 सवाल दे रहा हूं। फोकस पायलट मार्केट क्या होता है समझो। पहला सवाल, क्या जिस कस्टमर के पास जा रहा हूं मैं, वो कस्टमर वेल फंडेड है, उसके पास पैसा है मुझे देने के लिए, या ऐसा बंदा है जिसके लिए मुझे मेहनत बहुत करनी है लेकिन उसके पास बजट ही नहीं है। जो आपने अपना कस्टमर प्रोफाइल बनाया ना। दूसरा, क्या मैं या मेरा सेल्स के जो भी छोटी टीम है वो वहां तक पहुंच सकती है आसानी से। तीसरा, फोकस पायलट मार्केट कैसे डिफाइन कर रहे हो। हाँ, नोट्स दिए आपको, मैनुअल दिया है, मैनुअल में भी नोट्स है आपके पास में। तीसरा, क्या वो कस्टमर के पास एक कंपेलिंग रीजन है खरीदने का, कोई बड़ा कारण है कि उसको ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए आपसे, तो वो आपकी फोकस पायलट मार्केट है। चौथा, क्या आपको कोई पार्टनर की जरूरत पड़ने वाली है वहां तक बेचने के लिए। पार्टनर मतलब चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, सीएनएफ हो, रिटेलर हो, फ्रेंचाइजी हो,
या किसी प्रकार का कोई भी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हो, कोई एफिलिएट हो, कोई सोशल मीडिया चैनल्स हो, कोई और इन्फ्लुएंसर हो, क्या किसी की कोई इसमें मदद कर सकता है आपको वहाँ पहुँचने में? पाँचवा, इसमें क्या कोई एंट्री बैरियर है या कंपटीशन जब मर्जी घुस जाएगा इसमें? छठा, क्या ये सेगमेंट को अगर मैंने जीत लिया तो मैं इसको एक्सपैंड कर पाऊंगा? अगर ये 6 आंसर हैं यस, क्या आपको हाँ इसके आंसर मिल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो अब आपकी फोकस पायलट मार्केट बनने लग गई है। जैसे मैं बताता हूँ, जेफ बेजोस की अमेजॉन की फोकस पायलट मार्केट पहले बहुत छोटी थी। एग्जाम्पल से सीखो आप। वो क्या फोकस पायलट मार्केट थी? खाली बुक्स, किताबें 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 किताबें। 90s में चालू किया, किताबें बेचनी थी बस, खाली ऑनलाइन किताबें बेचते थे वो। तो अमेजॉन ने फोकस पायलट मार्केट को जीतने के बाद में एडजेसेंट कैटेगरी में एंटर किए थे। वो उसका फाउंडेशन बन गया था। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी आई, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, फैशन आया, ग्रोसरी आया, सब कुछ आया, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो गई अमेजॉन। लेकिन शुरू फोकस पायलट मार्केट से किया। टिंडर एक डेटिंग ऐप होती है, टिंडर ये 2012 में लॉन्च हुई। पर फोकस पायलट मार्केट क्या थी कि खाली वेस्ट कोस्ट के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शुरू करेंगे और उनके साथ टेस्ट करके अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर लेंगे। कॉलेज की पॉपुलेशन में टेंडर ने कॉलेज के ही बच्चों को हायर किया, कॉलेज कैंपस रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह, और उनसे ऐप्स डाउनलोड कराई अपने पीयर्स में और बताया कि कॉलेज पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन अगर टिंडर ऐप है तो आप आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। धीरे 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 फोकस पायलट मार्केट के बाद में वो एक्सपैंड किया। हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। एक जॉब सर्च की बड़ा प्रोमिनेंट पोर्टल है कॉल्ड लिंक्डइन, सब जानते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन ने शुरू में किस पे फोकस किया? जिसको नौकरी चाहिए? नहीं, जिसको नौकरी देनी है, यानी कि रिक्रूटर पे फोकस किया, यानी कि एचआर हेड पे फोकस किया। जितने ज्यादा रिक्रूटर आ गए, बाकी सब के सब जॉब ढूंढने वाले अपने आप पहुंच गए। तो उन्होंने एक फोकस पायलट मार्केट डिसाइड करी। बाद में पॉजिटिव वर्ड स्प्रेड हो जाता है। सो अभी मैं आपको पहली खुराक दे रहा हूं, लर्निंग की पूरी संजीवनी बूटी अभी दूंगा। थ्योरी में जो प्रैक्टिकल का तड़का लगाऊंगा, बहुत स्किल्स होंगे, ग्रेट, आपकी प्रोफाइल का बढ़ जाएगा वेट। 10 दिन रिजल्ट कंप्लीटली इन। तो ये जुड़े रहना मेरे साथ। परसोना पे चलते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं कि कस्टमर का परसोना कैसे बनेगा। फोकस पायलट मार्केट का परसोना एक मिनी बायोग्राफी होती है रियल यूजर की। उसकी गोल, स्ट्रेंथ, पेन, मोटिवेशन क्या है मेरे कस्टमर के, वो कैसा सोचता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखो, उस कस्टमर का साइकोलॉजी लिखो उसकी। बाद में टेक्नोलॉजी बनाओगे, पहले साइकोलॉजी आएगी फिर टेक्नोलॉजी आएगी। याद रखा करो मेरी बातों को, पहले साइकोलॉजी बाद में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अब ऐप बनाने लगते हो, टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे, वेबसाइट, जो भी टेक्नोलॉजी था, पहले साइकोलॉजी पकड़ो कस्टमर की कि क्या उससे आपको आपका मार्केटिंग मैसेज समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा इन्फ्लुएंसर बायर कंज्यूमर कौन है। ये नॉलेज का खजाना दे रहा हूँ, नॉलेज का खजाना। जानने का कोई एक्सक्यूज मत बनाना। 10 डे एमबीए, दाम नहीं है लेकिन दम बहुत है। इंटरनेट पर ढूंढने से आपको एमबीए का कभी ऐसा नहीं मिलेगा ज्ञान। इसीलिए पूरा प्रोग्राम अटेंड कीजिए, क्योंकि बाद में देने पड़ जाएंगे दाम। आप दूसरी बार नहीं आ सकते, दूसरी बार फ्री में नहीं आ सकते, मतलब आ तो सकते हो, फ्री में नहीं आ सकते, इसलिए पूरा अटेंड करना है। 5वां अध्याय आज का 20 में से, डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब जो कस्टमर का आपने पर्सोना डिसाइड किया, उसमें डिसीजन लेता कौन है? वो खुद लेता है या उसके बिहाफ पे कोई और लेता है? अच्छा, अगर आप कहते हो नहीं नहीं वो डिसीजन खुद ही लेता है, तो उसके सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर कौन है? तो वो किससे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेता है? क्या कोई मीडिया पब्लिकेशन पढ़ रहा है वो? क्या वो कोई बाहर के कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है जो उसको, जैसे मान लो बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू माल बेचना चाहते हैं, सीमेंट वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू माल बेचना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू माल बेचना चाहते हैं, या उससे कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई इंडस्ट्री के ग्रुप्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई वेबसाइट वो जाता है जो उसको इन्फ्लुएंस करती है, कोई ब्लॉग्स हैं, क्योंकि जिनके शब्दों में भाव होता है उनका बड़ा प्रभाव होता है। तो किसके पास वीटो पावर है, परचेजिंग डिपार्टमेंट किसके पास है, और सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर कौन है? अपने आप से ना ये 3 सवाल पूछो कि मेरे कस्टमर के अलावा डिसीजन लेने में कौन लगा हुआ है साथ में। वो आपको आगे चल के बहुत मदद करेगा इस 10 दिन में। दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर किसका है? और तीसरा, कौन इस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है? इसके बीच में कोई शकुनी तो नहीं है कहीं, मेरे और इसके बीच में, मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में? हाँ, इनको अभी पहचान लेते हैं। बड़ा बहुत इनसाइट जनरेटिंग कंटेंट दे रहा हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल कंटेंट दे रहा हूँ। एमबीए जो कि एप्लीकेशन में आएगा। मैं चलता हूँ मेरे 6ठे अध्याय पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आप प्रोडक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? एक मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट बना दो। इसको बोलते हैं एमवीबीपी, मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। शुरुआत छोटे से आराम से करो। अब उसके रूल क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी है, बाल काट रहे हो, वो भी प्रोडक्ट बोल रहा हूँ उसको मैं भी, कुछ भी है, प्रोडक्ट या सर्विस एक ही बात है। अगर मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मतलब आप सर्विस करना चाहते हो तो सर्विस भी मानी जाएगी उसमें। हाँ, कोई भी सर्विस बेचने जा रहे हो अपनी, कंसल्टिंग बेचने जा रहे हो अपनी, कुछ भी बेचने जा रहे हो, सोलोप्रेन्योर शुरुआत कर रहे हो, तो देखो इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखो। पहली चीज़, कस्टमर को इससे वैल्यू क्या मिलेगी,
क्या कस्टमर इसके लिए पे करने को तैयार होगा, और क्या मैं इतनी ट्रांजैक्शंस कर लूंगा कि मुझे फीडबैक का लूप मिलना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। इसके बारे में मैं डे 2 पे यानी कि कल शाम को बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत डिटेल में जाएगा भी, सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल, सच्चा फायदा जो बताए वो सबसे ज्यादा अनमोल। हाँ, तो भैया ऐसा है, लर्निंग का डोज आपको लेना होगा हर रोज। ये बताता हूं कि अब मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो बताएगा कि ब्रांड कैसे बनेंगे। नोट्स बनाते रहो। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट दे डोंट फॉरगेट हाउ डू यू मेक देम फील। तो पहला स्टेप है कि कस्टमर को ब्रांड बनाते वक्त कस्टमर को फील कैसे किया जाए, वो अरे वाह कैसे बोले, कनेक्ट कैसे हो। तो अभी आप अकेले हो, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे। जब मैं छोटा था, बचपन में बहुत छोटा था मैं, तो शक्तिमान प्रोग्राम आया करता था। वो घर में होता था, गंगाधर गल्ला दुकान शक्तिमान, घर पर गंगाधर। तो ये जो घर पर गंगाधर गल्ला दुकान शक्तिमान, क्या मतलब हुआ, उसकी अपनी एक, उसका अपना एक प्रोफाइल है। अगर आप शुरू कर रहे हो ना, एक फुल पेज इमेज के साथ अपना पोर्टल, अपनी वेबसाइट बनाओ। बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं है। आपके पास पोर्टफोलियो जो अपना बनाओगे, उसमें आप आपके स्किल्स, आपके टेस्टिमोनियल, आपके एक्कोलेड, आज तक क्या हुआ है, आपके कोई अवार्ड अचीवमेंट है, कोई केस स्टडी है, वो सबको वेब पे डालो। सबको सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दो, वेबसाइट को सब जगह से अनाउंसमेंट करने शुरू कर दो दैट यू आर ओपन फॉर बिजनेस। ईमेल करो अपने दोस्तों को, उनको पर्सनल अपडेट देना शुरू करो दैट नाउ यूर व्हाट आर यू अप टू, क्या करने वाले हो। आजकल पिछले कुछ सालों में फेसबुक ग्रुप्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी हो गई इंटरेस्ट के हिसाब से, कैटेगरी वाइज ग्रुप्स बन गए हैं। तो सोशल मीडिया पे लोगों को आपको इंप्रेस नहीं करना, देखो मुझको नहीं, इंपैक्ट करना है। अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करोगे, ऐसे इंट्रोड्यूस मत करो मैं कुछ बेचने आया हूं, आप बताओ मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। लोग अगर कुछ सवाल पूछे तो उनको आंसर करो, बी हेल्पफुल, बिल्ड रिलेशनशिप। खाली ये नहीं कि आप डोंट पोस्ट लिंक के हायर मी। लोगों को दिखाओ कि आप एक्सपर्ट हो इस एरिया में। इसमें अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने एग्जाम्पल दो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि आप क्या क्या करते हो, कैसे कैसे आप समस्याएं सॉल्व करते हो, अपनी सर्विसेज अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ, ताकि लोग आपको साथ टच बेस कर सकें, मिल सकें, जुड़ सकें। तो जब अपनी वेबसाइट बनाओगे तो अपनी बड़ी लार्जर देन लाइफ एक इमेज डालो, बड़ी फोटोग्राफ डालो, बड़े साइज की फोटोग्राफ, लगना चाहिए कोई बड़ा ब्रांड है ये। खुद को आप ब्रांड नहीं फील करोगे तो कोई और आपके बारे में कभी फील नहीं करेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो है ये प्रोफेशनल लगेगा, शुरुआत से प्रोफेशनल लग जाओगे। अनप्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के बीच में आपकी पहले से ही एक साख बननी शुरू हो जाएगी। इट विल मेक यू स्टैंड आउट। हाँ, ये दिखाएगा कि आप सीरियस हो अपने बिजनेस के बारे में। पोर्टफोलियो इज एवरीथिंग हियर, प्रोमिसेस आर नथिंग। ये सब प्रेजेंटेशन की बात है। आपका बिजनेस कार्ड भी आप दोगे तो डिजिटल बिजनेस, वर्चुअल बिजनेस कार्ड बनाओ, उसमें एक बड़ा क्लियरली लिखो कि आप कौन हो, आपकी यूनिक वैल्यू क्या है, क्या यूनिक वैल्यू है, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे हैं। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गेट सोल्ड विदाउट हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं होगी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन में। तो ये जो 10 डे MBA प्रोग्राम है ना, ये आउटकम ओरिएंटेड है, फ्री है, फास्टेस्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ऑल आई नीड इज अ डिसिप्लिन माइंड। बस आप डिसिप्लिन रहना मेरे साथ में। यूनिवर्सिटी से MBA बेच कर अपना बिजनेस बनाया है, मैं बेचने नहीं, बेचना सिखाने आया हूँ। तो आपको 18 दिन के युद्ध में, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था ना 18 दिन के युद्ध में, वैसे 10 दिन में मैं आपको बिजनेस के कुरुक्षेत्र में रेडी कर दूंगा। दिन बस 10 हैं। मेरे सालों की लर्निंग का ये एक रस है, निचोड़ देने जा रहा हूं आपको। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा, कोई बिजनेस 3 वजह से चलता है। वो 3 वजह कौन सी होती है? कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। लेकिन कस्टमर को लाने में कष्ट बहुत है, मैं आसान करता हूं उसको। ये पूरा अध्याय आपके बड़े काम का है। मैं बहुत स्पीड से बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं कि कस्टमर मिलेगा कैसे। पर शुरुआत में बहुत ज्यादा कस्टमर के पीछे मत भागना। इतने ही कस्टमर लेना अगर बिजनेस शुरू किया है तो, जितने आप हैंडल कर पाओ, उल्टा दिक्कत ना हो जाए। मेरे एक्सपीरियंस है, मैं जितने भी फ्रीलांसर से मिला हूं या जिसने बिजनेस शुरू किया है, अगर उनसे पूछो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उनके बिजनेस की सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि कस्टमर ढूंढूंगा कैसे। पर रूल क्या है? यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। जो समय आप लगाते हो उसका पैसा नहीं मिलता है, जो वैल्यू आप क्रिएट करते हो उसके लिए पैसा मिलता है। तो मैं आपको 4 इंट्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में जानेगा कैसे? जहां पे जानेगा वहां पहुंचना पड़ेगा आपको। दूसरा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करेगा खरीदने से पहले? क्या उसके पास कोई तरीका है एक्सपीरियंस करने का खरीदने से पहले? ये जो सवाल है काम आएंगे, मैनुअल में लिखे मैं आपके पास में। इन सवालों के जवाब लिखना, ब्रेनस्टॉर्म करना। तीसरा, कस्टमर का आपसे माल खरीदने का तरीका, जर्नी क्या है, किस तरह से खरीदेगा, ऑनलाइन खरीदेगा, ऑफलाइन खरीदेगा, दुकान से खरीदेगा, कहां से खरीदेगा। चौथा, क्या कस्टमर इसके लिए पैसा देने को तुरंत तैयार है? सो कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। ही डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। यानी कि उसको ये परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना, लेकिन उसके पास ये ज्ञान है कि आपको उसकी परवाह कितनी है।
तो ये परवाह करने के लिए इन 4 सवालों का उत्तर मैनुअल में जरूर लिखना अपने लिए। इतनी वैल्यूएबल मैनुअल दिया ना मैंने साथ में आपको कि वीडियो तो दोबारा नहीं मिलेगा देखने को आपको, लेकिन मैनुअल आपके पास रह गया ना, उसमें नोट्स हैं आपके पास में। तो जब कंज्यूमर एम्पैथी का एक उदाहरण देता हूं, आप बोल सकते हो कि मेरी स्पेशलिटी में बड़ा डिटेल ओरिएंटेड फ्रीलांस एनिमेटर हूं इस पूरे शहर में, पर कस्टमर क्या कह रहा है, मुझको डिटेल ओरिएंटेड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फास्ट नॉट परफेक्ट। सो अब यू विल क्विकली बिकम, अगर आपने ये सोचा ना कि मैं बड़ा डिटेल ओरिएंटेड हूं, मैं फास्ट नहीं हूं, मैं परफेक्ट हूं, कस्टमर कह रहा है मुझे चाहिए फास्ट, परफेक्ट नहीं चाहिए, तो क्या होगा, आप जल्दी ही बहुत डिटेल ओरिएंटेड बेरोजगार फ्रीलांसर बन जाएंगे। आपको ये समझना है कि जो आपका कस्टमर है उसको स्पीड चाहिए या उसको एफिशिएंसी चाहिए या उसको एक्यूरेसी चाहिए या उसको ब्यूटी चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, या उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए या उसको लग्जरी चाहिए या उसको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, उसको सिंप्लिसिटी चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ चाहिए, उसको चाहिए क्या आपके कस्टमर को, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको रिलायबिलिटी चाहिए, उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, वो क्या सोचता है। ये चैप्टर इसी के ऊपर है। अब जब आप कस्टमर आपको लाना है और आपने शुरू किया, आपके पास वो तरीका नहीं है, नेटवर्किंग करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट ज्वाइन करो, छोटी छोटी टॉक्स दो अपने टॉपिक के बारे में, कीप शोइंग अप, पीपल विल स्टार्ट वेलकमिंग यू। पहले दिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा मतलब ये नहीं कि वहां नहीं पहुंचोगे, जहां तक रास्ता दिख रहा चालू करो। हा? अपना माइंडसेट चेंज करो, फ्रॉम व्हाट कैन आई गेट से व्हाट कैन आई गिव। व्हाट कैन आई गेट नहीं रखना, मैं क्या इससे ले सकता हूं, नहीं मैं इसको क्या दे सकता हूं। सो डोंट बी वन ऑफ दोस्त जो खाली तभी फोन करते हैं जब उनको कुछ चाहिए। वो वाले नेटवर्कर भी होते हैं जो नेटवर्किंग करते हैं इसीलिए। तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है अभी आपका, आसपास खास में घुस जाओ। जो भी आपके सर्कल में हो सकता है, किसी को सर्विसेज की जरूरत हो, आपका क्लासमेट हो सकता है, ओल्ड कलीग हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई पुराना बॉस हो सकता है, कॉन्वर्सेशन शुरू करो, केवल अपने बारे में बात मत करो और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने का मौका मत छोड़ना, ताकि इवेंट के बाद आप उसके साथ टच में रह सको। सीधा अपना डोंट आस्क फॉर द जॉब स्ट्रेट, टॉक अबाउट कि आप कैसे मदद कर सकते हो, उनसे टच में रहो, क्रीपी मत बनो। और खास तौर से जिससे भी आप मिल रहे हो, अगले दिन उसको लिंक्डइन पे नाइस टू मीट यू एक नोट भेजो। और नाइस टू मीट यू नोट में देखो, आप ये भी देखना कि हर एक के पीछे नहीं भागना, अपने प्रोस्पेक्ट को चूज करो। ये ध्यान से रखो कि बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, कंपनी, कौन किसको आपकी जरूरत पड़ने वाली, उसकी लिस्ट बनाओ, रैंक दो उनको, आइडियल कैंडिडेट का टॉप से लेकर के डाउन तक एक रैंकिंग दो, यार ये सबसे ज्यादा आइडियल कैंडिडेट है मेरे लिए, ये मेरी स्किल के साथ फिटमेंट है, इसकी बहुत अच्छी फिटमेंट है, इनका पे स्केल है, ये मुझे पैसा दे सकते हैं। कुछ होते हैं बिग स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ होती है मिड साइज बहुत बिजी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ होती है एकदम स्टार्टअप अभी ग्रो करना है उनको, उनकी रेपुटेशन क्या है, तो वो कहां जाता है कस्टमर, वो क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, वेबसाइट, ब्लॉग क्या देखता है, क्या पढ़ता है। तो ये जब आप करते हो तो अब अपनी प्रेजेंटेशन में ऑब्सेस मत हो जाओ कि मैं पूरी स्क्रिप्ट रट के जाऊंगा, रट के मत जाओ। बस वर्बल मिररिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली बस अपने आप को रेडी करके जाना है कि आपके पास अपना पूरा ज्ञान होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन के बाद में फॉलो अप करना मत मिस करो, ये मैं सब सेल्स वाले दिन बहुत डिटेल में समझाऊंगा। रितेश अग्रवाल जो है ना ओयो के, पहली फंडिंग के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टर का 32 बार फॉलो अप किया था, इसको बोलते हैं फॉलो अप का भूत। क्या तरीका क्या था, वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली, बस ऐसे ही पूछा था उन्होंने। क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपसे रेगुलरली पीरियोडिकली आपसे फॉलो अप कर लूं। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कर लेना मैसेज। क्योंकि अगर आप ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है, तो जितना मर्जी पानी भर लो सारा पानी निकल जाएगा। तो जब फॉलो अप के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, जब आप घर जाओ, घर जाते ही जो आपकी बातचीत हुई है उसके साथ में उसके बिजनेस कार्ड पे अपने नोट्स जरूर बना लो। दूसरा, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें नोट्स ऐड कर लो। और तीसरा, आप उसको एक ईमेल करो या मैसेज करो कि आपने उससे क्या सीखा, आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या रहा। बस ये यहां से शुरू करो, इतना शुरू करो कि व्हाट वाज योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अबाउट हिम, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम, वो लिखो, एकदम कनेक्ट हो जाएगा। पता होना चाहिए आपको एंटिसिपेटरी कंटेंट, जो काम का कंटेंट है उसके लिए। हाँ। और अगर आप देख रहे हो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, कभी जवाब नहीं दे रहा, तो देन यू कैन स्टॉप आल्सो, सर्टेनली स्टॉप। अगर वो बोल देता है कि मेरे से बात मत करो, मुझे कॉल मत करो, तो एकदम रुक जाओ। अब इस सबका आपको ट्रैक रखना है, शुरुआत है ना बिजनेस की, तो फ्री टूल्स मिल जाएंगे इसको ट्रैक रखने के लिए। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, फ्री टूल्स सीआरएम के मिल जाएंगे आपको, जहां पे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रैक कर सकोगे कि पिछली बारी क्या बात हुई है, नोट्स बना दो वहीं पे। एक सिस्टम मिल जाएंगे आपको, फ्री सीआरएम के टूल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप सोलोप्रेन्योर हो, शुरुआत कर रहे हो, और वहां पे आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, वैसे ये आपके टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है।
तो बिल गेट्स कहते हैं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर और मैनेज करते हो वो डिटरमिन करेगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। सो इस केस के लिए अब आपको अब ये करते वक्त सीआरएम में और लोगों को पास जाने में कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे किसी के पास अगर नौकरी नहीं है ना, तो उसको नौकरी ढूंढने को नौकरी की तरह करना पड़ता है कि मैं सवेरे 9 से लेकर शाम 6 बजे तक खाली नौकरी ढूंढूंगा, ये मेरी नौकरी है। अभी इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके एवरेज को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगी। रिजल्ट पर नहीं, रूटीन पर फोकस करना है आपको कि मैं रूटीन के साथ इतने कस्टमर्स के पास जाऊंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, कंक्लूजन मिलेगा, कैजुअल रहूंगा, कंफ्यूजन मिलेगा। शुरू में आप अपने कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो ना। कोई भी सेम स्कूल के थे, सेम प्रोफेशनल ग्रुप के थे, सेम प्लेस ऑफ वर्शिप, एक जैसे मंदिर जाते हैं, एक जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, सेम तरह का गोल है, सेम तरह की सोशल सर्विस करते हैं, सेम तरह की कोई समाज सेवा करते हैं। और जब आप उनसे मिलोगे, उनको जो जो आपके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी है उसको जरूर प्रोजेक्ट कर देना। अथॉरिटी समझ तो जैसे जैसे हॉस्पिटल जाओ या कहीं डॉक्टर के क्लिनिक जाओ तो वहां पे अपनी डिग्री जरूर डिस्प्ले करता है, वो उसकी अथॉरिटी है। तो डिग्री डिस्प्ले कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उनकी अथॉरिटी को। हाँ, तो आपका रिज्यूमे, वेबसाइट, आपका बायो, पोर्टफोलियो, आपके क्लाइंट लिस्ट, आपके कोई भी प्रोफेशनल टाइटल है, आपकी कोई मेंबरशिप्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई अवार्ड्स हैं, वो आपकी अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं। सो आप अपने ट्रस्टेड इनर सर्कल को बिल्ड करके वहां पे, जिसमें जैसे आप कोई फेलो फ्रीलांसर है, कोई और बडी है, कोई रिलेटिव मेंटर है आपका, वहां से शुरुआत करो। नहीं मिलती जॉब पोर्टल्स पे जाओ, वहां आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। नहीं मिलता आपको तो बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर से पार्टनरशिप करो कि भाई मैं तुझे दे दूंगा लीड, कोई तू मुझे लीड दे दे, तेरा बिजनेस अलग है, मेरा अलग है। मैं शादी के कार्ड छापता हूँ, तो शादी में बैंड बाजा बजाता है, तेरा बैंड बाजा वाले धंधा मैं नहीं कर सकता, शादी का कार्ड छापने का धंधा तू नहीं कर सकता। मैं तुझे लीड देता हूँ, तू मुझे लीड दे, हम आपस में कुछ शेयर कर लेंगे। आपकी इंडस्ट्री की न्यूज जो छप रही है उसके लिए गूगल पे अलर्ट डाल दो कि आपकी इंडस्ट्री की न्यूज आएगी तो वो अलर्ट आपको मिल जाए। तो जब भी आप ये करोगे, अपनी ये सब जब पढ़ते पढ़ते आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन भी बिल्ड करोगे, क्योंकि आपने कोई न्यूज पढ़ी तो उससे आप 4 लाइन का छोटा सा एक पोस्ट डालोगे, ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड होगी। और उस वर्क सैंपल जो आपने वर्क किया उसको क्लाइंट के साथ आप शेयर करते हो, तो आप इससे क्या रहता है, आपको अपकमिंग टूल्स के बारे में पता चलता रहता है न्यूज से। आप अपकमिंग टूल्स पे एक्सपर्ट होने लग जाते हो, आप अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट करते हो। फिर जब आप टारगेटेड ऐड लगाओगे अपने क्लाइंट लिस्ट पे, या आप डायरेक्टरीज के थ्रू जाओगे जहां पे डायरेक्टरीज मिल जाएगा, वहां पे आपने अगर कोई कस्टमर मिला, शुरू में तकलीफ भी आती, कोई बात नहीं, 30 मिनट की एक फोन कंसल्टेशन फ्री दे दो, नीड जनरेट कर लो। नीड जनरेट कर लो, कोई भी आपको मदद कर सकता है। खासतौर से जो मैंने बताया ना, जो आपके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स वाले हैं वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो, मैं और कहानी आगे बढ़ाता हूं। आप अपने मंथली न्यूज़लेटर्स कुछ भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बना सकते हो। या कई फ्रीलांसर्स के न्यूज़लेटर्स होते हैं, उनको रजिस्टर कर सकता हूं। मैं मैं बहुत सारे तरीके आपको बताते जा रहा हूं, ये आपको काम आएंगे, इनको ध्यान से सुनो। क्योंकि ना पैसा ना डोनेशन, मेरी एमबीए की फीस आपकी डिटर्मिनेशन। और बनाए रखो अपनी अटेंशन, तभी होगा इस कंटेंट का रिटेंशन। ध्यान से सुनो हर एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसके बाद आपका असेसमेंट होगा और आपको 75% लेकर के आने। सर्टिफिकेट पाने के लिए 75% अटेंडेंस और 75% स्कोर, ये 2 चीजें चाहिए। और आगे बढ़ाता हूं कहानी। अब मान लो आप आगे जा रहे हो, आपने शुरुआत है यार, अभी भी कोई रास्ते नहीं मिल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हर चीज के लिए बहुत सारी वेबसाइट और पोर्टल्स हैं। कुछ भी आप करते हो, आप अगर आप लिखना चाहते हो तो मीडियम है, ग्रामरली है, वाटरपैड है, राइटर एक्सेस है, क्रिएटिव पेन है, ब्लॉगर है, पीपल फॉर आवर, ये सब पे बिजनेस भी मिलता है, आपको काम भी करने की पॉसिबिलिटी मिलती है। आप कहते हो मैं तो डिजाइनर हूं, मैं राइटर नहीं, कोई बात नहीं, कैनवा है, बिहेंस है, एडोबी है, वर्डप्रेस है, ड्रिबल है, विक्स है, कोड पेन, इन पे तो इनमें से कई ऐसे पोर्टल्स हैं जहां पे आपको बिजनेस मिलता है आपके लिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहते हो मैं तो डिजाइनर भी नहीं हूं, मैं तो डेवलपर हूं, मैं तो कोडिंग करता हूं, तो कोई बात नहीं। इसके लिए अपवर्क है, साइट पॉइंट है, कोड वर्ड है, कोड ब्यूटीफाई है, कोड प्रोजेक्ट भी है, एक टॉपटेल भी है। ये सब के सब वो पोर्टल्स हैं जहां आपको धंधा मिलेगा। जैसे आप कहते हो मैं तो कंसल्टेंट हूं, मैं फाइनेंस का कंसल्टेंट हूं, मार्केटिंग का कंसल्टेंट हूं, मैं अकाउंटिंग का कंसल्टेंट हूं, मैं इसका कंसल्टेंट, उसका कंसल्टेंट। एक्सेंचर है, कोरा है, प्रेस्टो एक्सपर्ट्स है, लॉन्च पैड है, फोरफोल्ड है, नेविगेट है, बीकेसी कंसल्टिंग, ये इनमें कई जगह आपको बिजनेस मिलेगा। आप कहते हो मैं वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता हूं, वहां तो बिजनेस मिलने के लिए बहुत जगह है। एक है टाइम एटसेट्रा, टाइम एटीसी, क्लिक वर्कर, फैंसी हैंड्स, असिस्टेंट मैच, वर्चुअल बिले। आप कहते हो कि भाई मैं मार्केटर बनना चाहता हूं, तो हब स्पॉट पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, सेमरश पे जाओ। आप कहते हो मैं तो फोटोग्राफर हूं, खाली फोटो खींचता हूं, मैं क्या धंधा करूंगा, गेटी इमेज है, पिक्साबे है, फ्लिकर है, शटर स्टॉक है, वहां से आप पैसा कमा सकते हो। तो स्टार्ट फाइंडिंग पोर्टल्स फॉर योरसेल्फ। मैं कस्टमर सर्विस करना चाहता हूं घर से, वी वर्क रिमोटली है, वर्चुअल वोकेशन है, सपोर्ट ड्रिवन है,
जो स्ट्रगल है ना आपका आज का, वो आपकी कल की स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। पर वेक्टर बनाओ, अपनी दिशा तैयार करो। ये 10 दिन में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि कॉलेज आपको डिग्री देता है, मैं आपको डायनामिक्स दूंगा, केवल डिग्री नहीं दूंगा, डायनामिक्स दूंगा। सिलेबस नहीं, पूरा सिस्टम समझाऊंगा। 10 डे एमबीए फ्री है, वर्थ इट है। इसमें बस आपका मुझे टाइम चाहिए। 9वें अध्याय पे चलते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। सेल्स साइकिल बनती है आपकी एक, कि आज शुरू किया कितने दिन में पैसा आएगा। सेल्स साइकिल एक बनती है कस्टमर एक्विजिशन की। तो अपने प्रोसेस को लिखो, कितना लंबा प्रोसेस है, एस्टिमेट करो कि इसमें कितने रास्ते में हर्डल्स आएंगे, कितनी तकलीफें आएंगी, कस्टमर का पैसा मेरे जेब तक आते आते तक कितने दिन आपको चाहिए एक पेइंग कस्टमर लाने के लिए। जितना लंबा लेंथ होगा सेल्स साइकिल का, उतना उस दौरान के सारे खर्चे आपको डालने पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो पेमेंट आते आते 90 दिन लगेंगे, तो 90 दिन में क्या खर्चे होने वाले हैं, उस एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करो। सेल्स साइकिल समझनी जरूरी है आपको। अगर आप एक सोलोप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, क्या क्या कॉस्ट है आपकी, कई तरह की कॉस्ट होगी ना आपकी। एक आपके पास कोई अगर सेल मैन पावर है, उसकी सैलरी हो गई, कोई ब्रोशर आपने प्रिंट किए हैं, बांटे हैं, कोई वेबसाइट आपने बनाई है, कोई ट्रेड शो में आप गए हो, कोई एडवर्टाइजिंग करी है आपने, कोई फेसबुक ऐड लगाई है, कोई इंडस्ट्री पब्लिकेशन में गए हो आप, कोई व्हाइट पेपर, कुछ भी। जितनी लॉन्ग सेल साइकिल होगी उतना ज़्यादा पैसा लग जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको पता है सेल साइकिल खाली शुरू में लॉन्ग है और उसके बाद पाइपलाइन बहुत बड़ी है, तो चल जाएगा, लाइफ टाइम वैल्यू है उसमें। सो इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, अगर कस्टमर ने नहीं खरीदा तो फिर आपके लिए खतरा है। तो ये आप सेल्स साइकिल समझे। अब सेल्स साइकिल समझ में आई, तो अब आपको डिसाइड करना है मेरी प्राइसिंग क्या होगी। तो मेरा 10वां अध्याय प्राइसिंग का, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। आपका गोल ये नहीं है कि आप अपने बिल, जितने आपके बिल आपके खर्चे हैं पूरे कर लो। आपका गोल है होना चाहिए कि जिस चीज के लिए मैं वर्दी हूं, जो मेरी वर्थ है, उसका पैसा मुझे मिले। समझो भाई, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? काम कस्टमर अनुसार, लेकिन दाम काम अनुसार। तो चार्ज वॉट यू डिजर्व। न ज्यादा में बिकेगा और न कम में बिजनेस जमेगा। सही राइस के लिए जरूरी है सही प्राइस। तो प्राइसिंग को सीखते हैं हम। जब भी आप अगर नए हो ना धंधे में, आपने शुरू किया है, आज सोलोप्रेन्योर की जर्नी है, स्टार्टअप की जर्नी है, तो हमेशा सामने वाले कस्टमर का बजट पहले आप ही पूछ लो। उसको बंडल प्राइस के साथ शुरू करो, फिर इंडिविजुअल प्राइस पे लेके आना। अगर कम करना है तो बंडल प्राइस से चालू करो। अपने आप को कंसल्टेंट की तरह जब पोजीशन करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं यार फ्यूचर में काम मिलेगा उसकी होप में आज ही प्राइस कम कर दूं। नहीं, वो करना भी पड़े तो बहुत छोटा सा टेस्टिमोनियल के लिए कर दो, ताकि आपका प्रोफाइल मजबूत बन जाए। तो और कई बार अगर आपके काम कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो वो कहेगा इसको रिवाइज करो, उसको दोबारा ठीक करो, दोबारा ठीक करो। ट्राई मारना कि जो रिवीजन है उसका बजट अलग बनवा लेना उससे। ये भी तय करने का, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो तय कर लेना कि मैं 5%, 10% हर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में बढ़ाऊंगा प्राइस। ये चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आज। ये चीजें आपको बता रहा हूं कि शुरुआत कैसे होती है। पहले 1000 दिन की जर्नी में पहले 100 दिन कैसे जाएंगे आपके। अगर ना बोलना पड़े तो कस्टमर को ना बोलना चाहिए। शुरू में सुनना सीखो, हाँ, ज्यादा बात नहीं करना। और देखिए, एक चीज आप समझाता हूं आपको मैं, क्योंकि इसने मुझे 2 साल तक बिजनेस देना है तो कम पैसे लगाता हूं, नहीं। एक बात बताता हूं आपको, एक नया रूल समझाता हूं। 2 साल तक कम पैसे मिलने से ज्यादा अच्छा है कि 4 महीने में, 3 महीने में बहुत ज्यादा पैसे ले लो। आप क्या करो, शॉर्टर डे और हायर रेट ले लो। उससे क्या होगा, आज अपफ्रंट पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास कैश फ्लो अच्छे हो जाएंगे। कभी अगर दोनों में कंपेयर करना हो ना, और 4 महीने, 3 महीने का काम हो वर्सेस 1 साल का काम हो, और 3 महीने में आपको अच्छा पैसा मिल जाए, और बहुत कम करके 1 साल में बांट के टुकड़ों में लेने से अच्छा है कि शुरुआत में कैश फ्लो कैसे मेरे मजबूत रहेंगे। आज अगर अपफ्रंट पैसा आ गया, मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा बिजनेस करने के लिए। पहले 100 दिन में पैसा और कस्टमर, 2 चीजें चाहिए होती हैं आपको। तो आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कैसे होती है वो आपको समझाता हूं। अपने फी स्ट्रक्चर को प्लान करो। कभी आप पर आवर भी कैलकुलेट करना चलेगा आपकी इंडस्ट्री में, या पर डे चलेगा, या पर यूनिट चलेगा, हाँ, जो आउटपुट दे रहे हो आप, या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे चलेगा पैसा, या मिनिमम अमाउंट के साथ भी चलेगा, एमजी ले लिया आपने उससे, या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चलेगा कि मैंने उसका धंधा बढ़ा दिया, उसके प्रॉफिट में परसेंटेज ले लूं। तो आप अपने जो फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करोगे, शुरुआत में समझ में नहीं आता मैं कौन सा करूं, तो बिलेबल टाइम देख लो, हाँ, या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस और अपने प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करो। पर हमेशा अपना लोएस्ट प्राइस दिमाग में क्लियर रख के जाना कि इसके नीचे नहीं जाऊंगा, हाँ, ये मेरा लोएस्ट प्राइस है। अपने बेंचमार्क, अपने रेट इंडस्ट्री में पकड़ के अपने लोएस्ट प्राइस को पकड़ के चलो। तो इसके लिए आपको कई बार अपनी न्यूमेरिकल वर्थ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, वो भी आपको समझाता हूं मैं। न्यूमेरिकल वर्थ कैलकुलेट करने से पहले अपनी कॉस्टिंग अंदर एक यूनिट की कितनी पड़ रही है, और बाजार में मेरे अगेंस्ट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इनको पकड़ के चलना है आपको। अगर आप इनोवेटर हैं कोई, और कोई आप ऐसी चीज ले आए जो बाजार में अवेलेबल नहीं है, और आप
जल्दी शुरू में ले आए हैं, तो इस समय पूरा प्राइस चार्ज करो। बाद में प्राइस जब और लोग बाजार में उतर जाएंगे तब प्राइस कम करो। इसके लिए ये पता है, या फिर दूसरी तरफ होता है बैरियर प्राइसिंग, प्राइस इतना कम कर दो कि मेरा कॉम्पिटिटर ही ना घुस पाए, लेकिन इसमें थोड़ा खतरा भी रहता है। हाँ, प्राइस इतना कर दूं कि कोई और सप्लायर ही ना घुस पाए। इसमें एक मिल्किंग स्किमिंग होता है कि मैंने बढ़िया प्रोडक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है, तो और अभी किसी के पास नहीं है, तो मैं इससे मैक्सिमम कमाते जाऊं कमाते जाऊं कमाते जाऊं, लेकिन जब कॉम्पिटिटर आएगा तब तक मैं अच्छा कमा के निकल जाऊंगा। फिर एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये क्या है, मेरे को अब इस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करना है, बढ़िया अभी तक मेरे को रिजल्ट्स मिल गए, अब मैं ब्रेक इवन प्राइसिंग से पूरी मार्केट एक बार कैप्चर कर जाऊंगा कि मैं एग्रेसिव मार्केटिंग करूंगा ब्रेक इवन प्राइसिंग के साथ में, कि मैं अभी कमाऊंगा नहीं, बस मुझे कस्टमर जोड़ने अपने साथ में। पर एक खतरनाक भी होता है, उसको बोलते हैं दूसरी तरफ लॉस लीडिंग। लॉस लीडिंग क्या है कि मैं कॉस्ट जो आ रही है उससे भी कम प्राइस करूंगा, है ना। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज एक्चुअली प्राइस, लेकिन यहां क्या कर दिया, मैंने कॉस्ट से भी नीचे ले आया ताकि सारे कंपटीशन को पहले तबाह करूं, जो जियो ने किया, जियो ने किया। उसने सारे के सारे कंपटीशन को पहले आगे खत्म कर दिया। पहले वो गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि जिस दिन आपने अपनी प्राइसिंग में गलती कर दी, आप अपने प्रॉफिट को खत्म कर रहे हो। इसलिए प्राइसिंग को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि प्राइसिंग के बहुत तरीके हैं। कुछ एक तरीका होता है कि मैं पहले फ्रीमियम दूंगा फिर प्रीमियम पे लेके आऊंगा, पहले फ्री में दूंगा फिर प्रीमियम पे लेके आऊंगा। एक तरीका होता है वन टाइम अपफ्रंट चार्ज करूंगा, उसके बाद में छोटा छोटा मेंटेनेंस के लिए लेता रहूंगा। एक होता है कॉस्ट प्लस मॉडल, मेरी जो कॉस्ट आ रही है इसको बनाने में वो आ रही है 78 रुपए, मुझे 78 रुपए के ऊपर 7 रुपए और चाहिए, 85 में बेचूंगा, वो हो गया कॉस्ट प्लस। एक हो गया कि मैं पहली सेल्स में नहीं कमाऊंगा लेकिन अपसेल करके हाई मार्जिन आइटम बेच के कमाऊंगा। एक होता है जैसे वो इंडस्ट्रियल B2B बिजनेस होता है प्राइसिंग का, जिसमें बड़े बड़े बॉयलर्स लगा दिए जाते हैं इंडस्ट्री में, वो बॉयलर लगा के उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस का पैसा लेते रहते हैं। मैं इस बॉयलर को ऑपरेट करूंगा आपके बिहाफ पे, उसका पैसा कमाऊंगा। जो बड़े पोर्टल्स हैं वो कैसे कमाते हैं, जो ई कॉमर्स के पोर्टल्स हैं या शादी.com जैसे पोर्टल्स हैं, ये लोग ट्रांजैक्शन फी पे कमाते हैं। आपने ट्रांजैक्शन किया, आपस में इंटरेक्ट किया, मैं इस पे कमाऊंगा। कुछ लोग यूजेज पे कमाते हैं, जितना यूज करोगे, मैं सर्वर दे रहा हूँ, AWS दे रहा हूँ, अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड दे रहा हूँ, आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना कमाऊंगा। एक होता है टेलीकॉम का ARPU, एवरेज रेवेन्यू उतना चाहिए मुझे पर यूजर। फ्रेंचाइज से कमाया जाता है। मैं अलग अलग बातें बता रहा हूँ, हर तरह का कस्टमर अलग तरीके का पैसा देने को तैयार है। इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। हैंडसेट मोबाइल की इंडस्ट्री में चले गए अगर आप, तो वहां शुरू में जब मोबाइल का हैंडसेट आता है, शुरू में वो 1 लाख रुपए का फोन होता है, फिर 90,000 का होता है, फिर वही फोन 80,000 का बिकने लग जाता है, फिर वही फोन थोड़े दिन बाद 70,000 रुपए का भी बिकता है। पर रियल एस्टेट में अलग है। रियल एस्टेट में आप जाओगे, आप प्री लॉन्च में फ्लैट खरीदोगे तो हो सकता है आपको 4,000 रुपए स्क्वायर फीट मिल जाए, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया 5,000 रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा है, फिनिशिंग हो गई 6,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया, वहां के फैमिली रहने लग गई, स्विमिंग पूल चालू हो गया, वहां जिम चल रहा है सोसाइटी के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, वहां सारी एक्टिविटीज बढ़िया चल रही हैं, अब 7,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया। तो इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। अगर आपने ओवर प्राइसिंग कर दी तो माल नहीं बिकेगा, अंडर प्राइसिंग कर दी तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, दोनों चीजें हैं। तो राइट प्राइसिंग को सीखना जरूरी है। ओवर प्राइसिंग पे माल नहीं बिकता, अंडर प्राइसिंग पे प्रॉफिट नहीं आता। व्हाट इज द राइट प्राइसिंग? अब आपको मैं एक एक करके पकड़ाते जाऊंगा, बहुत बढ़िया चैप्टर्स पे लेके जाऊंगा। जो रिटेन रहेगा वही रिटर्न पाएगा। रिटेन रहो इस प्रोग्राम में, तभी रिटर्न मिलेगा लाइफ में। जो मिस कर देगा वो रिग्रेट करेगा। कॉस्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कैजुअल रहोगे, अटेंटिव रहो, पार्टिसिपेट करो, नोट्स बनाओ और 11वें अध्याय की तरफ कहानी को लेकर चलो, वो है नेगोशिएशन। फ्रीलांस का मतलब ये नहीं कि मैं फ्री में काम करूं। इफ यू आर गुड एट समथिंग, फ्री में करने की जरूरत नहीं है आपको उसको। सो क्या करूं फिर मैं, कैसे नेगोशिएट करूं? डोंट गो ब्लाइंड, तैयारी करके जाओ। इफ यू डोंट प्रिपेयर यू हैव टू रिपेयर। जिस कस्टमर के पास जा रहे हो उसके फाइनेंशियल्स पढ़ो, उसके बारे में प्रेस में पढ़ो, उसके रिव्यूज पढ़ो, उसके अगेंस्ट क्या कंप्लेंट हो रही है पढ़ो, उसकी वेबसाइट्स को पढ़ो, उसके ब्लॉग को पढ़ो, उसके सोशल मीडिया फीड्स को पढ़ो। जब आप तैयार होकर जाओगे ना, तो आप घबराहट के मारे नेगोशिएट नहीं करोगे। यू डोंट नेगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट नेवर फियर टू नेगोशिएट। ये कैसे करोगे आप, मैं बताता हूं आपको। आपको अपना मस्ट हैव पता होना चाहिए, ये मेरा डील ब्रेकर है, ये मेरा डील मेकर है। यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। शुरुआती बिजनेस में ना समझ में नहीं आता मैं नेगोशिएट कैसे करूं। अपने प्राइस को नीचे करने से पहले 2 बार 3 बार सोच लेना। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओगे ना प्राइस में, तो आपकी क्लियर वैल्यू नहीं दिखाई पड़ेगी उसको। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने क्लाइंट से कि वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हो अपने रेट्स के बारे में, तो वो और बाद में आपको रेज करने में भी दिक्कत आएगी और मार्केट में भी बात फैल जाएगी। ज्यादा फंस गए, साइलेंट हो जाओ। कहीं नेगोशिएशन में दिक्कत आ रही है, व्हेन इन डाउट स्टे साइलेंट। अच्छा है ये, ओवर कमिट करने के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। और साइलेंट से मेरा मतलब ये नहीं है
कि आपको पैसे की बात करने में घबराहट होनी चाहिए। इट इज कूल टू टॉक अबाउट मनी, नो प्रॉब्लम। सीधा सीधा पूछ लो ना, आपका प्रोजेक्ट बजट क्या है, आप किस रेंज में ढूंढ रहे हैं। अगर क्लाइंट आपसे पूछ लेता है कि आपकी फीस क्या है, तो उसको पास वापस डाल दो। लेट्स टॉक अबाउट कि आपको काम क्या क्या चाहिए, आपका स्कोप क्या है, तब हम कॉस्ट प्लान कर लेते हैं आपके लिए। कई बार आपको दिक्कत लगे, रिस्क लगे, यार इस ज्यादा पैसे दे सकता है, कम दे सकता है, आप रेंज ऑफ प्राइस कोट कर दो ताकि वो आपके साथ लगा रहे। वो ज्यादा वाला भी उसको लगे इसके पास ज्यादा वाला आइटम भी है, सस्ते वाला आइटम भी है, कहीं ना कहीं फॉल कर जाएगा वो। तो इसलिए डिटेल मांगो शुरू में उससे, उसको बोलो इट इज हार्ड टू कॉस्ट आउट अ प्रोजेक्ट एक्यूरेटली जब तक मुझे आपसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था डोंट वर्क फॉर फ्री। इसका मतलब क्या है, हमेशा अपना मार डिसाइड करो, MAR, मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट। ये मेरा मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट है, इसके नीचे नहीं जाता मैं। आपको अगर करना भी पड़ रहा है तो छोटा ब्रीफ सैंपल फॉर फ्री कर सकते हो और लॉन्गर सैंपल फॉर फी कर सकते हो। छोटे काम फ्री, बड़े काम के फीस। ये फीस और फ्री के बीच का आपको अपना तरीका निकालना पड़ेगा कि मैं सोच करके चुनूंगा कि ये कस्टमर गाय है जो मुझे दूध देगा, मुर्गी है जो मुझे अंडा देगा, या बैल है कुछ नहीं देगा खाली लात मारेगा। ये खाली नेगोशिएट कर रहा है बिना बात के, नेगोशिएटिंग ओवर नथिंग। ऐसे कस्टमर को रिटेन करना आपको उल्टा महंगा पड़ जाता है। ये बार बार आपका काम चेंज कराएगा, ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं इसको ऐसे करो। तो आपको यू शुड लर्न टू डिसअग्री विदाउट बीइंग डिसअग्रीएबल। तो ये बड़ा एक सीक्रेट है नेगोशिएशन का। मेरे साथ लगे रहना, बहुत अमेजिंग चीज है जो एक साथ दे रहा हूं, नेक्टर निचोड़। ये याद रखना, मैं बार बार बताता हूं, फ्री इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर ग्रांटेड लो, फोकस बनाए रखो। केवल मार्क्स नहीं, मार्केट रेडी बना दूंगा आपको मैं। ये MBA का जो प्रोग्राम है ना, आपको जीवन भर याद रहेगा। याद, फ्री में इतनी लर्निंग दे रहा हूं कि दिमाग के खुल जाएंगे कपाट। प्राइसिंग और नेगोशिएशन सीख रहे थे। अब जब नेगोशिएट करोगे तो नेगोशिएट में वैल्यू क्रिएट कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि आप वैल्यूएबल हो, वो भी सीखना जरूरी है आपको। आपका नया बिजनेस है, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या है, आपको ये बताना है कि आप इस प्रोडक्ट के कारण उसकी लाइफ में वैल्यू कितने रुपए की ऐड कर रहे हो। यानी कि अपनी यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन के अलावा माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, और उस बेनिफिट को क्वांटिफाई कर दो। आपको बताना कि आपका स्किल कैसे मैच करता है उनके प्रोजेक्ट को, और फिर उस स्किल का पैसा आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में आप ये बेनिफिट दे रहे हो। वैल्यू क्रिएशन अगर आप सीख गए, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको, चलो आसान करता हूं आपके लिए। जो आपका स्किल है उससे सामने वाले का कितने रुपए का खर्चा घटा है, आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो उससे उसे कितने रुपए का फायदा हुआ है, या उसके कितने रुपए के कस्टमर एक्स्ट्रा मिल गए उसको, या आपने किसी को कितने रुपए की ब्रांडिंग कर दी इंप्रूव, जो उसको अगर बाजार से खरीदनी पड़ती ब्रांडिंग तो कितने रुपए की पड़ती, कितने रुपए का आप उसको नया फ्रेश कस्टमर ला के दे रहे हो, कि आपने कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉइज में बढ़ा दी, कि भाई पहले 10 लाख की तनख्वाह पे वो 1 करोड़ का काम कराता था, अब उन्हीं एम्प्लॉइज से वो 10 लाख की तनख्वाह में 1 करोड़ 20 लाख का काम करा रहा है या 1.5 करोड़ का काम करा रहा है। तो आपने बता दिया मेरे कारण आपको मैंने 30% ग्रोथ दिया, 50% ग्रोथ दिया। आपने या उसकी एम्प्लॉय का रिटेंशन बढ़ा दिया, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, या बिजनेस में कोई स्केल ला दिया, या आपके कारण उसका नया आउटलेट खुले हैं, नया एक्सपेंशन हुआ है, नया मार्केट शेयर मिला है, नया प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। ये नंबर देना है आपको, तब आप नेगोशिएट कर पाओगे। इस अध्याय को सीखना जरूरी है। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चैप्टर हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। मैंने बहुत इजी करके आपको क्वेश्चंस देके, एग्जांपल देके समझाया है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आप बिल में नापतोल करते हो, रोटी कितने की थी, सब्जी कितने की थी। कई बार, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने बिल में एक चीज़ को 2 बार लगा दिया हो, चेक करते हैं ना, कई बार बिल में एक चीज़ को डबल तो नहीं लगा दिया उन्होंने। एक ही आइटम को रोटी 2 ली थी, लेकिन रोटी को 2 बार 2 लगा दिया, 4 का पैसा लगा दिया। कितने रुपए का GST लगाया, कितने रुपए का सर्विस टैक्स लगाया, वो कैलकुलेट करने के बाद आप बताते हो हाँ जी बिल ठीक है, वैल्यू फॉर मनी था या नहीं था। आपको ब्रेक डाउन करके क्वांटिफाई करना है। आप इस सेशन को सुनोगे ना, तो आपको वैल्यू ऑफ टाइम अपना भी निकालना है, क्योंकि मैं आपसे पैसा नहीं, आपका टाइम ले रहा हूं। और ये मैंने वचनबद्ध था कि मैं भारत में अब देना चाहता हूं। 10 दिन का ये MBA दे रहा हूं, ये बहुत वैल्यूएबल है। आपकी लर्निंग में कितने का वैल्यू ऐड हुआ, इस सेशन से आपको कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वैल्यू फॉर योर टाइम दूं। वैल्यू फॉर मनी नहीं बोल सकता, क्योंकि मनी, पैसे तो आपके लगे नहीं रहे हैं, खाली टाइम लग रहा है। इसको और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो थोड़ा और इजी करता हूं एग्जाम्पल लेके। एक कंपनी है जो इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हाँ, प्रिंटिंग इंक होती है। अब ये 2 टीम में मान लो आप, एक टीम ए, टीम बी। टीम ए प्रोडक्ट की तारीफ कर रही है, कंपनी की तारीफ कर रही है, अपने बेनिफिट्स की तारीफ कर रही है, अपनी टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रही है। टीम बी, दूसरी टीम,
वो क्वांटिफाइड डेटा बता रही है, क्या कह रही है, इससे आपका 10% एरर कम हो जाएगा। जब 10% एरर कम हुआ तो आपका सेव कॉस्ट ऑफ रिपीट वर्क हो गया, क्योंकि एरर कम हुआ तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ रहा, तो उसको क्वांटिफाई कर दिया। ये 67% इंक जल्दी सूखती है, तो इससे आपका 50% टाइम बचा। 50% टाइम बचा तो आपकी एफिशिएंसी डबल हो गई, क्योंकि टाइम आधा लगा, एफिशिएंसी डबल हो गई, उसको क्वांटिफाई करके दिया। ये बताया कि भाई मेरी इसलिए इन रीजन से जो है इंक पहली बार में फर्स्ट टाइम राइट देता है, इसके कारण ये 70% सस्ती पड़ती है। चाहे आप बेच रहे हो 20% महंगी बाजार के मुकाबले, पर आपने क्वांटिफाई करके समझा दिया कि 70% दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में सस्ता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा आउटकम में आपकी लाइफ में ये वैल्यू आ रहा है। तो अब जीतेगा कौन, टीम ए कि बी? सिंपल सी बात है, टीम बी जीतेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को गणित लगा के दिखाओ कि कितने रुपए का मैं तुम्हें फायदा करा रहा हूं। तब ये पिछले 2 अध्याय इससे जुड़ते हैं कि मैं प्राइसिंग सिखाया, नेगोशिएशन सिखाया, लेकिन अगर क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू नहीं सिखाया तो पिछले 2 अध्याय अधूरे रह गए। बड़ा कनेक्टेड सा है ये चैप्टर आज का डे 1 MBA का। अब जब आप ये कर रहे हो तो इसको मैं 13वें अध्याय की तरफ लेके चलता हूं, वो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पेपर वर्क। अगर आपने ये सब चीजों को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ कुछ भी रियल नहीं है। अंटिल अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइन नथिंग इज रियल। और मैं बताऊं फिर फंस जाओगे आप जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब, क्योंकि कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट इतने ध्यान से बनाओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को एक बार साइन कर दिया तो अनसाइन नहीं कर सकते। हाँ? एक बार डन कर दिया तो अनडन नहीं कर सकते। हाँ? एक बार अग्री कर लिया तो डिसअग्री नहीं कर सकते। तो सारी थिंकिंग पहले ही कर लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क की। नया बिजनेस शुरू किया आपने, बिल्कुल सॉलिड वेल स्कोप कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड हो, और उसमें आपकी डाउन पेमेंट कितनी मिलेगी, किस डेट को मिलेगी, और अपने इनवॉइस रिमाइंडर्स को भी ऑटोमेट कर लो। इसके भी टूल्स आते हैं बहुत सारे, तो ऑटोमेट कर लो ताकि इनवॉइस उसके बाद अपने आप पहुंच जाए। और अगर वो लेट पैसे दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो कि लेट फी का क्या चार्ज है, कितना चार्ज करोगे। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे फ्री में, जिनको आप इस्तेमाल करो। और अगर कभी किसी के लिए फ्री में भी काम करना पड़ रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हाँ? और आप उससे जो पेमेंट के मोड्स हैं, कैसे पेमेंट करेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में कवर करो। क्योंकि नहीं तो कभी भी कुछ गलत क्लाइंट हाथ में लग गया ना, तो कहते हैं ना किसी के झूठे कदमों की आहट आपका भरोसा ना कुचल दे। तो शुरू से ही एक कंसल्टेंट रखो जो नॉलेजेबल लॉयर हो, जिसको साल का आपने पैसा देना हो, महीने का छोटा छोटा अमाउंट, वो शुरू में सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके कंप्लीट करा दे। एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट आउटसोर्स कर दो जो आपकी LLP पार्टनरशिप बना दे, सूटेबल कंपनी बना दे। आपके बिजनेस परमिट चाहिए कोई तो वो बता दे, क्या टैक्स है, क्या लाइसेंस है, क्या रजिस्ट्रेशन है। हाँ, सारे नेसेसरी पेपर वर्क कंप्लीट कर लो। कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क में ना मैं एक थोड़ा अलग प्रकार का हिस्सा भी कवर कर लेता हूं। पेपर वर्क में आपको अपना भी पेपर वर्क करना है, कि अपने बजट्स भी बना के रखने हैं, जिससे आपको टारगेट मिलेगा कि आपको करना क्या है। बजट का मतलब है कि आप अपना ना ऐसा कर लो, पहले अपनी चेकबुक, क्रेडिट कार्ड वगैरह निकाल लो, बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड पिछले 12 महीने के निकाल लो, निकाल के इकट्ठे कर लो। इकट्ठे करके चेक करो इसमें फैमिली के खर्चे कितने थे, लोन के कितने थे, रेंट के कितने थे, आपके मेडिकल बिल्स कितने थे, कितना खर्चा आप महीने भर में करते हो। जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कितना कमाना है, तो अपने बजट को पकड़ के चलो। फ्रीलांसिंग जो है या स्टार्टअप जो है, उसमें हर महीने सेम पैसा नहीं कमाओगे आप। हर महीने सेम कमाई नहीं होती है, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय भी आएगा। तो अपने लो फेज के लिए एक्सपेंसेस को बजट में डाल के चलो पहले से ही। वो कैसे होगा, वो 12 महीने का हिसाब किताब पुराना देखो, उससे आपको आपका पैटर्न मिल जाएगा कि आपका पैटर्न क्या है। आपके खर्चों का 12 महीने का पैटर्न मिल जाएगा। तो आपके पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंस अलग कर लो। जब खर्च का रखोगे पूरा हिसाब, या ऐसे बोलता हूं उसको, जब खर्च का पूरा हिसाब रखोगे, जीवन को लाजवाब रखोगे। अगले अध्याय की तरफ कहानी को बढ़ाते हैं। 14वें अध्याय को इससे कनेक्ट करके समझाता हूं। हर समय सेम नहीं होता, कभी खराब समय आएगा। तो आपका अगर आपके स्टार्टअप में, सोलोप्रेन्योर की लाइफ में ऑफ सीजन आ गया है, ड्राई टाइम आ गया है, धंधा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले धंधा मंदा हुआ है, आप मंदे नहीं हुए अपने दिमाग से। आप अपने दिमाग से तो अपने आप को करोड़पति की तरह सोचने की तैयारी करो। करोड़पति की तरह सोचने के लिए आपको 0 रुपए लगते हैं, पैसे नहीं लगते हैं। तो आपका बिजनेस सीजनल हो सकता है, कमिटमेंट सीजनल नहीं चाहिए हमारे को। ड्राई टाइम, जिस समय धंधा नहीं है, जब आप लो फेज में आ गए हो, वो टफ रियलिटी है सारे स्टार्टअप्स की, सोलोप्रेन्योर्स की जिंदगी में आती है तकलीफें ये। तो आपको क्या करना है इस समय में, आपको ये सोचना है कि यार इस टाइम के लिए मैं प्रिपेयर कैसे करूंगा। अब ये टाइम होता है अपने सारे पुराने कनेक्ट के पास फिर से वापस जाने का। मैंने एक वो बड़ा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया, बहुत मजा आया उस प्रोजेक्ट में। नाउ आई एम ओपन फॉर न्यू वर्क। इफ यू हियर ऑफ एनीवन यू कैन रिकमेंड मी। तो आपने शुरुआत कैसे करी, ये नहीं कि यार मैं बेरोजगार बैठा हूं,
या मेरे पास धंधा नहीं, मैं बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आया हूँ, बड़ा सेटिस्फाइड रहा। अगर आप नेटवर्क में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो तो आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दैट। और इस समय जब सीजन लो है तो 3 4 5 तरीके की बातें बताता हूं आपको। पहला, लो सीजन में आराम नहीं करना है, नेटफ्लिक्स नहीं खोलना है, अमेजॉन प्राइम नहीं खोलना है। लो सीजन में आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, उसमें रूटीन रखना है हमेशा। ऐसे रूटीन बना के रखना है जैसे आप मैंने बताया ना कि जब आदमी बेरोजगार होता है तो रोजगार ढूंढने को रोजगार की तरह करना चाहिए। जब उसके पास नौकरी नहीं होती तो नौकरी को ढूंढने के लिए नौकरी की तरह नौकरी को ढूंढना चाहिए कि जैसे नौकरी करते हो। सुबह 9 बजे बैठूंगा नौकरी ढूंढना, शाम 6 बजे तक नौकरी ढूंढता रहूंगा, ये मेरी अभी नौकरी है। यानी कि रूटीन रखना है लो फेज में हमेशा। लो फेज में नेटवर्क बना के रखना है, खूब नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहना है। क्योंकि जब आप बिजी थे तो आप नेटवर्क को टाइम नहीं देते थे। जब आप बिजी थे तो अपने दोस्तों को, अपने उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को जिनका जिंदगी में आपके बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो क्लाइंट दे सकते थे, आप उनको टाइम नहीं देते थे। जब आप बिजी थे तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करते थे। अब टाइम आ गया है। जब आप बिजी थे तो आप अपने पुराने कस्टमर्स के टॉप ऑफ द माइंड नहीं रहते थे। अब उनके पास जाइए, उनसे बोलिए कितना फायदा हुआ, मेरे को टेस्टिमोनियल वीडियो बना के दे दो, पुट दैट ऑन सोशल मीडिया। जब आप बिजी थे तो अपने बिजनेस मॉडल को इवैल्यूएट नहीं कर रहे थे। अब आपका लो फेज है, अब बिजनेस मॉडल को इवैल्यूएट करने का है, नया प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करना है, ऑफ सीजन में कोई कॉम्प्लीमेंट्री फ्री भी लेके आना है, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना है। जब आप बिजी थे तो जिस चीज पे फोकस करना था लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बिजी थे, अब वो कर लो। जैसे कोई नया स्किल आपको ऐड करना था, मार्केट में कोई नया स्किल आ गया आपके इंडस्ट्री में, उसको जब आप बिजी थे। अब क्या है, मैंने भी इस तरह से जब समय आता है लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं, हमने एक बीबी कोच बनाया है। ये मैं आपको आगे चल के थोड़ा बताऊंगा कि बीबी कोच है। हमने एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जो 24 घंटे बिजनेस एक्सपर्ट की तरह आपके साथ में कॉन्वर्सेशनल तरीके से कोच हम देते हैं आपको, जो 24 घंटे एक्यूरेट आपकी बिजनेस की हर प्रॉब्लम का आंसर देता है। ये मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने लॉन्च किया है, बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट जो प्रोडक्ट है, ये सारा आउटकम ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। उसी में हमने मल्टी लैंग्वेज कोच डाला साथ में, जो हर भाषा में आपको कोचिंग देगा, हैंड होल्डिंग करेगा। बहुत सस्ता कर दिया हमने प्रोडक्ट। इसमें आपको स्पीच टू टेक्स्ट भी बात कर सकते हो आप। बिजनेस के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहेगा आपके फिंगर टिप्स पे। बहुत कुछ कवर करना है मेरे पास। अब क्या है, जब कठोर समय आया उसके लिए पहले ही फाइनेंशियल क्वेश्चन रखो। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्टेबल भी होते हैं कई स्लो पीरियड, कि स्लो पीरियड आने वाला है मेरे लिए। कहीं पोस्ट हॉलीडे होते हैं स्लो पीरियड, टैक्सेस के बाद होते हैं, या वेडिंग सीजन के टाइम पे होते हैं, या जिस समय न्यू ईयर के टाइम पे होते हैं कि लोग चले जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। मनी सेव्ड इज मनी अर्न, क्यों? जो प्रिडिक्टेबल है वो। फिर लेकिन ऐसा भी होता है कि कई जगह सीजन एक रीजन के हिसाब से होता है। गर्मियों का सीजन साउथ में 12 महीने रहता है, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में आधा टाइम गर्मी और थोड़ा टाइम सर्दी रहती है। तो जहां पे सीजन है आपका, वहां चले जाओ, या अपने सीजन को एक्सटेंड करो। जैसे सीजन आने वाला हो, सीजन जाने वाला हो, जाने से पहले डिस्काउंट्स देकर के अपनी सारी इन्वेंटरी निकाल दो। जब आप बिजी थे तो आप कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे थे। अब लो फेज में हो, उस समय कंटेंट मार्केटिंग चालू कर दो, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन चालू कर दो, वेंडर से मीटिंग चालू कर दो, नए वेंडर, इंटरनेशनल वेंडर से बातचीत करनी शुरू कर दो। अब आप रिटेंशन पे काम करो। जो कस्टमर्स को पहले सर्विस दे चुके हो, आप उनके साथ टच में नहीं थे, उनके साथ टच में आ जाओ। तो जब सीजन नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय था ये आपके लिए कि हर समय एक समान नहीं होता, तो क्या करना है। अब आप चलते हैं, मैं मार्केटिंग जो सिखाने वाला हूं आपको आने वाले दिनों में, उससे पहले एक कस्टमर को जब आप एक्वायर कर रहे हो, उसकी कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना सीखना है। ये है मेरा 15वां अध्याय। तो मेहनत तो आप कर रहे हो कस्टमर लाने में, लेकिन कस्टमर लाने का क्या खर्चा है वो भी कैलकुलेट करना है। जैसे यंगस्टर्स में कोक का क्रेज है, बिजनेस में कोका का क्रेज है। कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। एक कस्टमर को लाने में मैं कितना रुपया लगा रहा हूं। कोका आपका बिजनेस बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। कितना रुपया लगता है मेरा, एक बेचारा रिटेलर को भी नहीं मालूम है कि मैंने कितना रुपया लगा दिया ये नए ग्राहक को लाने में अपनी दुकान पे, नहीं मालूम होता उसको। और पुराने कस्टमर को अगर आप दोबारा ला पा रहे हो तो वो 7 गुना सस्ता पड़ता है। नया कस्टमर लाना हमेशा 7 गुना महंगा पड़ता है। तो क्या मैं ऐसा करूं कि मेरे कस्टमर का लाइफ स्पैन बढ़ जाए। इसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। कस्टमर का लाइफ स्पैन बढ़ जाए, मेरे से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा कर ले। लाइफ टाइम वैल्यू मतलब ये एवरेज रेवेन्यू होता है कि मैं कस्टमर के और मेरे जिंदगी भर में हम दोनों के रिश्ते में कितना पैसा इससे ले सकता हूं। इसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। जितना लंबे समय तक कस्टमर आपके साथ परचेज करता रहेगा, उतना कस्टमर को लाने की कॉस्ट अपने आप घटती चली जाएगी आपके। देखो, एक होता है वन टाइम रेवेन्यू स्ट्रीम, जैसे रियल एस्टेट है। फ्लैट आदमी जिंदगी में, मकान आदमी जिंदगी में 1 या 2 बार ही खरीदता है, वन टाइम रेवेन्यू स्ट्रीम है। एक होता है रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम, सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह। एक होता है एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी, ये दे दिया साथ में ये भी दे देता हूं, अपसेल कर दिया। एक होता है रीपर्चेज रेट, कि कितनी बार ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। तो ग्राहक को अगर मिला जरूरत से ज्यादा तो वो आपको देगा लाइफ टाइम वैल्यू का वादा। तो उससे आपकी अपनी सेविंग, लॉयल्टी, आपका टाइम सब बचता है।
तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, उसकी सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन को समझने के लिए ये समझो कि आपने फेसबुक पे ऐड लगाई 1,000 रुपए की कि मुझे कस्टमर चाहिए। उस 1,000 रुपए लगा के आपको 100 कस्टमर मिल गए, तो 1,000 रुपए को 100 से डिवाइड किया, 10 रुपए पर कस्टमर कॉस्ट आ गई। अगर अब आपने वो 10 रुपए में कस्टमर आया और आपसे वो 100 रुपए का माल लेके चला गया जिसमें आपका 20 रुपए का प्रॉफिट था, तो कस्टमर को लाने का खर्चा प्रॉफिट से कम था, धंधा चलेगा। लेकिन कस्टमर को लाने का खर्चा का प्रॉफिट से ज्यादा है तो धंधा मरेगा। जब भी कोका लाइफ टाइम वैल्यू से ज्यादा है बिजनेस फेल, जब भी कोका लाइफ टाइम वैल्यू से कम है तो बिजनेस सक्सेस। सो कोका अगर आपका, आप यही समझना है आपको कि ट्राई मारना है कि हमेशा कोका 1:3 चले, लाने में लगे 1 रुपया, मिले मुझे 3 रुपया। कोका को कम करके कम आप ला सकते हो अपने धंधे में दम। तो अभी आप सोचो ना कि उबर प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन है, स्विगी है, इन लोगों ने बहुत खर्चा किया कस्टमर को लाने में, करोड़ों रुपए की एड्स करी, करोड़ों रुपए की एड्स करके कस्टमर आता था, इसमें उनकी कमाई नहीं होती थी, पर आज कमा रहे हैं। क्यों? लाइफ टाइम वैल्यू है। आप स्विगी से एक बार 2 बार मंगा लो ना तो आपको आदत पड़ने लग जाती है स्विगी। आप उबर को 1 बार 2 बार 4 बार यूज कर लो तो आपको लगता है उबर आ जाएगी। आपने अगर अमेजॉन पे 2 4 5 बार शॉपिंग कर ली ना तो आपको लगता है बड़ा इजी हो गया, लो अमेजॉन दबाओ अभी आ गया सामान। तो ये ब्लिंकिट, फट से सामान आ जाता है घर पे। तो ये इन्होंने शुरू में पैसा ज्यादा इसलिए लगाया क्योंकि लाइफ टाइम वैल्यू है। अब ये आएगा तो मेरे साथ आते 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 आते, क्योंकि अमेजॉन क्या करता था, अमेजॉन लगभग 1,200 रुपया खर्च करता था एक आदमी पे, जो आके 120 रुपए का सामान लेता था, जिसमें अमेजॉन को 10 रुपए बचता था, यानी कि पर ट्रांजैक्शन 1190 रुपए का लॉस। तो 1190 रुपया लग गया, उसका लॉस हो गया एडिशनल किसी भी कस्टमर को लाने का। पर वो कस्टमर उसको 20 रुपया दे दे के 20 रुपया दे दे के 20 रुपया दे दे के अपने जीवन काल में 1190 भी निकाल देगा और कमा के भी दे देगा। ये है मुद्दा सारा लाइफ टाइम वैल्यू का, साधारण एग्जाम्पल के साथ में। बस 10 दिन का एक खेल आप देखना, फिर देखना कि कैसे बढ़ता है आपके बिजनेस में सक्सेस का ट्रेल। आपकी सब डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में बदलेंगे, साधारण भाषा में समझा देंगे, कॉम्पिटिटर्स को किल कर देंगे, बिजनेस को स्केल कर देंगे। 10 डेज विल ब्रिंग यू बेटर डेज। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे, और इन्हीं 10 दिनों में आएंगे। कहानी आगे बढ़ाते हैं, 16वें अध्याय की तरफ चलते हैं। अब जब कस्टमर को ले आया, नेगोशिएट कर लिया, प्राइसिंग हो गया, अब कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप कैसे रहेगा, उसको एक्सपेक्टेशन हमेशा क्लैरिफाई करते रहो। शुरुआती धंधे में आप बड़ी गप मार के आ जाते हो, वो भी सोचता है यार ये बहुत कुछ कर देगा, बाद में दिक्कत होती है। तो पूरा स्कोप डिस्कस करो कि क्या करेंगे आप, वीकडे पे हो के नहीं हो, वीकेंड पे हो के नहीं हो, आप छुट्टी कब लेते हो, आप मॉनिटर कैसे करोगे मेरे काम को, क्वालिटी को कैसे मॉनिटर करोगे, को फीडबैक अप्रूवल कैसे लोगे, कोई पॉलिसी प्रोसीजर कैसे डिस्कस करोगे। अगर कहीं आगे आने वाले समय में दिक्कत आएगी तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, और पेमेंट नहीं दे रहा वो रिकॉर्ड करना है। कम्युनिकेशन अच्छा रखना है आपको, प्री कम्युनिकेशन हमेशा याद रखना, ओवर कम्युनिकेट करो। ओवर कम्युनिकेट करने का फायदा उसी से पूछ लो, ईमेल पे करना है, व्हाट्सएप पे करना है, मैसेज पे करना है, कॉल पे करना है। और अगर क्लाइंट कहीं अपसेट है तो उसको अपने इमोशंस निकालने दो, आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन मत जाओ उसके साथ में, क्योंकि वही एक बॉस है, कस्टमर ही आपका एक बॉस है। वो जिस दिन चाहे आपकी नौकरी से आपको निकाल देगा, दूसरे को ज्वाइन करके वो दूसरे से सामान खरीदना शुरू कर देगा। लिंक्डइन के बाद से सेल्स वर्ड बदल गया है। एबीसी पहले बोलते थे ऑलवेज बी क्लोजिंग, अब बोलते हैं ऑलवेज बी कनेक्टिंग। तो अब कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करना है और कैसे रिश्ता बना के रखना है, ये मेरा 17वां अध्याय है कि बी देयर, वहां रहो, प्रिपेयर, और प्रिपेयर होकर के रहो, एंड से यू केयर, बताना है कि मैं उसकी केयर कर रहा हूं। क्योंकि आपको फंड रेजिंग नहीं करनी है, फ्रेंड रेजिंग करनी है। अगर वो कस्टमर आपका फ्रेंड बन गया तो फंड अपने आप आएगा। पहले फ्रेंड आता है, बाद में फंड आता है। आप पैसे के चक्कर में लगे रहते हो तो कस्टमर के साथ अरे वाह एक्सपीरियंस कैसे दें। आप हमेशा उसकी लेटेस्ट न्यूज को पकड़ के रखो, क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। जब भी आप उसके साथ मीटिंग कर रहे हो, हर मीटिंग के बाद में रिकैप करो, मीटिंग उसको क्लियर करो, अंडर प्रॉमिस करो, कम कमिट करो, जरा डिलीवर करो। आप जो आप कर सकते हो हाँ कर दो, जो नहीं कर सकते हो उसका तरीका बदलो, पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ करो। मैं बताता हूं आपको पॉजिटिव लैंग्वेज कैसे लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव बिहेवियर रखो, किसी भी मीटिंग पे या कॉल पे लेट मत आओ, लोग याद रखते हैं। उसके साथ अगर मीटिंग कर रहे हो तो बीच में फोन मत लो, अनलेस ये कोई बहुत बड़ा डीप क्राइसिस है, डोंट टेक कॉल्स इन बिटवीन, इट डजंट, पीपल डोंट लाइक इट। उनके साथ टच में रहने का तरीका ये है कि जब वो आपको पे नहीं कर रहा तब भी आप टच में रहो। आप क्लाइंट को ऐसा फील कराओ कि मैंने आपकी वेबसाइट चेक करी थी और मैंने ये देखा, मैंने आपके बारे में कुछ प्रिलिमिनरी रिसर्च करी, मैंने ये देखा, मैं अपने नोट्स रिव्यू कर रहा था, मुझे ये समझ में आया आपके बारे में, मैंने आपकी एक लेटेस्ट किताब पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, अरे क्या बढ़िया पोस्ट किया। वो कनेक्ट फील करता है, बस सिंपल। ये नहीं कि भाई मेरा माल ले लो। हाँ, ट्रांसपेरेंसी रखोगे, ट्रस्ट आएगा। शुरुआती रिलेशनशिप के अंदर लोग आपकी ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखते हैं और वहीं से ट्रस्ट करना शुरू करते हैं।
जितना हो सके इस ट्रस्ट को बिल्ड करो, ट्रस्ट को बिल्ड करो, पर्सनल केयर के द्वारा कर सकते हो। मेरे को याद है बहुत साल पहले की बात है, एक कस्टमर ने, मेरी एक मीटिंग कैंसिल हो गई थी उसके साथ में, क्योंकि उसने मैसेज लिखा कि उसकी वाइफ की कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई है। और उस मीटिंग में 8-9 लोग थे, 8-9 लोग इकट्ठे बैठे थे और मैं भी बैठा था वहाँ पे। और वो आदमी उठ के चला गया कि मेरी वाइफ की कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, तो मीटिंग हमें कैंसिल करनी पड़ी। तो मैंने रात को उसको मैसेज किया कि आपकी वाइफ की हेल्थ कैसी है। उसने रिप्लाई लिखा, खाली आपको याद रह गया था कि मेरी वाइफ की हेल्थ खराब है, बाकी सब भूल गए थे। अब इतना सा एक मैसेज, उसके कारण मैंने इतना बड़ा क्लाइंट का दिल जीत लिया था। ये चीज़ें, पर्सनल केयर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आप मान लीजिए आपके साथ कोई गलती हो भी जाती है और आपको कोई बैड न्यूज़ देनी है, तो साथ बैठ के आराम से बात करते हुए करो। ये नहीं कि ईमेल लिख दिया, ईमेल से नहीं चलेगा। कोई कंप्लेंट भी है तो हमेशा गुड न्यूज़ के साथ शुरू करो। तो ये कॉन्वर्सेशन, ये कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको आगे और डिटेल में सिखाऊंगा। आप हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करो, पॉजिटिव बात करो, और राइटिंग में हो सके तो कंप्लीट करो डिस्कशंस को। रेपुटेशन अपनी बिल्ड करो, क्योंकि रेपुटेशन करेंसी है। अगर आपको कोई नेगेटिव बात करनी भी है तो मैं आज आपको टेक्निक बताता हूं। एक स्टेटमेंट होती है आई कांट स्टेटमेंट और होती है आई कैन स्टेटमेंट। कोई काम अगर आप नहीं भी कर सकते तो उसको भी आई कांट की जगह आई कैन में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लो आप 3 बजे तक फोन पे बात नहीं कर सकते, तो ये मत बोलो कि आई कांट डू अ कॉल अंटिल 3 PM, मैं 3 बजे तक बात नहीं कर पाऊंगा, मत बोलो। आप ये बोलो कि 3 से 5 मैं अवेलेबल हूं, आपको क्या टाइम सूट करता है। चेंज हो गया ना लैंग्वेज, टोन चेंज हो गया। फ्रॉम 3 to 5 PM आई एम अवेलेबल, व्हाट वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू। जैसे किसी ने कोई काम दिया, आपको लगता है इतने कम टाइम में तो हो ही नहीं सकता, तो ये मत बोलो द डेडलाइन इज टू टाइट, ये काम नहीं हो सकता। आप बोलो आई कैन डिलीवर इट बाय ट्यूसडे। पॉजिटिव हो गया, आई कांट को आई कैन करना है। जैसे वो बोलता है कि आपने बोला है कि मैं आई कांट स्टार्ट फॉर 3 months, आई एम बिजी। वो कहने की जगह बोलना है आई वुड लव टू वर्क विद यू इफ वी कैन स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जून। तो अपने आई कांट को आई कैन करना हमेशा। वो पॉजिटिव लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट होती है शुरुआती बिजनेस में। आपको आई कांट स्टार्ट अंटिल आई रिसीव द इनिशियल पेमेंट, पहले पेमेंट करो तब चालू करूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तो आप इसकी जगह कह सकते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू आफ्टर द रिसीट ऑफ इनिशियल पेमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्लाइंट को आप डोमिनेट करने दो, पर मैं बोल रहा हूं कि कम्युनिकेशन के तरीके को बदलना है। ये मेरा बीच में एक दिन आने वाला है जहां मैं आपको कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी पे बात करूंगा। आपको तो कई बार टफ क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, और टफ क्लाइंट से बाहर निकलना है तो उसकी स्ट्रैटेजी भी आपके पास होनी चाहिए। ये 10 दिन आपके लिए लाइफ बदल दूंगा मैं आपकी। ये MBA को पूरा अटेंड करना है आपको, हर बात नोट करते रहना है, क्योंकि कहीं भी फ्री में इस तरह का ज्ञान नहीं मिलता है। मैं चलता हूँ अब, क्योंकि अब आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, अब आपका बिजनेस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट मार्केट की तरफ भी मूव करना है। तो नेक्स्ट न्यू मार्केट मेरा 18वां अध्याय है। इसमें आपको जब भी कहीं नई मार्केट में जाओगे तो आपने टेस्ट कर लिया अपने प्रोडक्ट को, टेस्ट कर लिया तो आप आउटर मार्केट में गैप्स ढूंढो, और वहां पे भी एक छोटी मार्केट से शुरू करो जो पेरीफेरी में होगी। जैसे मान लो आप दिल्ली में हो तो दिल्ली का पेरीफेरी क्या है, गाजियाबाद के आगे का हिस्सा हापुड़ तक चले जाऊं, फरीदाबाद के आगे का हिस्सा बल्लभगढ़ तक चले जाऊं, नोएडा का आगे का हिस्सा ग्रेटर नोएडा तक चले जाऊं, गुड़गांव के आगे का हिस्सा मानेसर से आगे चले जाऊं। वहां पे बहुत लोगों का फोकस नहीं होगा, वहां पे कस्टमर आपको आसानी से मिलेगा। यानी कि पेरीफेरी में जाओ। और वहां पे भी अगर माल बेच रहे हो, कोई माल पहुंचा रहे हो, तो शुरुआत में माल डंप मत करो, कम क्वांटिटी दो, क्रेडिट मत दो डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे रहे हो, टाइम से पेमेंट लो, और दूसरी सर्विस से पहले पहली की पेमेंट जरूर ले लो। ये रूल बना लो अपनी लाइफ में। ये नहीं कि दूसरी पे वो बोला पिछली की दूंगा, आप दूसरा भी भेज दो माल। तो हमेशा सेकंड सप्लाई पे फर्स्ट की पेमेंट ले लो। एक सप्लाई लेट कर दे चल जाएगा, लेकिन अगर 2, 3, 4 सप्लाई लेट होने लगी तो पैसा मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी क्रेडिट लिमिट, जिसको भी माल दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके साथ क्रेडिट लिमिट डिसाइड करके चलो पहले से ही। आपको शुरुआत में डेप्थ बिल्ड करनी है, विड्थ नहीं। मैं पूरे देश में बेचूंगा, पूरी दुनिया में बेचूंगा नहीं। शुरू में एक मार्केट को जीतना है। जब उस मार्केट में आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, 10, 20, 30% हो रहा है, तब आप अगले मार्केट में मूव करो। तब पहली मार्केट के अंदर पूरी विजिबिलिटी बना लो। वहां पे आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके साथ लॉयल हो जाए, वहां के लोग आपके साथ लॉयल हो जाए, वहां का कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाए। फिर उसके बाद आप अपनी कमर्शियल टर्म्स को अक्रॉस ट्रेड, अक्रॉस कंट्री आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो। आप जहां भी जाओगे उसका मार्केट साइज पूरा समझो। ध्यान रखो, जब आप जल्दीबाजी में चले जाते हो ना, मार्केट मिल गया और टीम नहीं है तो अपॉर्चुनिटी लॉस है। और कई बार हम क्या करते हैं, मार्केट ठीक से मिली नहीं, टीम पहले हायर कर ली तो कैश लॉस है। मार्केट जब मिल गई, टीम नहीं है आपके पास, अपॉर्चुनिटी लॉस है। मार्केट आपको नहीं मिली लेकिन टीम पहले ही हायर कर ली, यानी कि कस्टमर आपको नहीं मिला, टीम पहले हायर कर ली, तो कैश लॉस है। तो इसका बैलेंस करना है। नई की पहचान कर, बेहतर से बेहतर का अनुमान कर मेरे भाई। नेक्स्ट न्यू मार्केट जो है ना, आप पहले फोकस पायलट मार्केट में सफल नहीं है तो नहीं जाना। पहले बिजनेस खड़ा करना है, बाद में बड़ा करना है।
पहले देखना है आपको कि ये सफल हो गया, अब मैं देखता हूं अगली मार्केट की अपॉर्चुनिटी साइज क्या है। और मेरे पास 3 चीजें हैं, टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। अगर मेरे पास टीम ठीक है वहां पहुंचने के लिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी है जिससे मैं ट्रैक और एफिशिएंसी कर ला सकता हूं, और ट्रेनिंग पूरी दे दी है ताकि वो माल जाकर के बेच के आए, तब आप नेक्स्ट न्यू मार्केट में एंटर करते हो। और इसके लिए फोकस पायलट मार्केट में सफल होने के लिए आपका कोर अब आपको मिलना शुरू हो गया है। आपका एक्सपीरियंस आ गया फोकस पायलट मार्केट में कि आपका कोर क्या है, कस्टमर आपके पास क्यों आ रहा है, वो क्या वो एक सिंगल चीज है जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ा रही है, वो एक चीज क्या आपके पास ऐसी जो आपको प्रोटेक्शन देती है आपके धंधे में, जिसके चक्कर में आपका उधार पे या डिस्काउंट पे माल बेचने से आप बच के निकल आए हो। वो क्या चीज है जो आपने फोकस पायलट मार्केट में सीखी है, अब उसको मल्टीप्लाई करके जाना है। कोर ये वो एडवांटेज है आपका। कोर क्या होता है, ये वो एडवांटेज है जो आपको हमेशा कंपटीशन से आगे रखने वाला है। उसको फोकस पायलट मार्केट में एक्सपीरियंस करके निचोड़ के निकालना है आपको, उसको बाहर निकाल के ले आओ कि ये मेरा कोर है, ये मुझे पता लग गया। स्टार्टअप की सक्सेस जो है ना वो कोर से निकल के आती है। यार ये मेरा कोर है, ये मेरी पकड़ में आ गया, इसके चक्कर में कस्टमर मुझे छोड़ता नहीं, अब इसको लेके जाऊंगा। ये था फोकस पायलट मार्केट का एक्सपीरियंस स्केल करने से पहले। कोर वो सीक्रेट सॉस है जो कॉन्सेंट्रेटेड तरीका है आपको डिफरेंशिएट करने का बाकियों के मुकाबले। कोर वो एक क्लियर स्ट्रेंथ है जो क्लैरिटी देती है आपके इन्वेस्टर को कि यार इसमें पैसा लगा दो। कोर फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होती, मैं सबसे पहले आया। कोर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फास्ट मूवर आएगा, फर्स्ट मूवर को खा जाएगा। कोर वो चीज है जिसके कारण आसानी से मार्केट बिना डिस्काउंट दिए, बिना उधार दिए मिलती चली जाती है। कोर कैसे बिल्ड करते हैं, 3 चीजें याद रखना कोर बिल्ड करने के लिए। अपने फोकस पायलट मार्केट के एक्सपीरियंस में आज के पहले दिन एमबीए में ये बता रहा हूं आपको फोकस पायलट मार्केट में कोर निकाल के उठना ही है, नहीं तो बढ़ाना नहीं है धंधा। आप तैयार ही नहीं हुए, आपके पास में प्रोडक्ट मार्केट फिट आप नहीं कर पाए डिफाइन। अब आप कहोगे यार मेरे को कैसे पता चलेगा कोर है मेरे पास में? 3 चीजों से पता चलेगा। कोर यूनिक होता है, केवल आपके पास है। कोर कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोर वो होता है जिसको आप ग्रो कर सको। अब 3 चीजें क्या हो गई, ध्यान रखना, इशारे से करता हूं, अपने एक्शन से समझाता हूं। कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, कंपटीशन कॉपी नहीं कर पा रहा, और मेरे लिए स्केलेबल, VIS, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। ये 3 चीजें अगर आपने फोकस पायलट मार्केट में अचीव नहीं करी तो फिर आप बेकार है, धंधा ग्रो मत करो। केवल डिस्काउंट और उधार के साथ में बढ़ते रहोगे, मार खाते रहोगे, एम्प्लॉय छोड़ के जाते रहेंगे, कस्टमर छोड़ के जाते रहेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू आपकी आएगी नहीं, धंधा नहीं बढ़ा सकते आप। और कोर हो गया अगर आपके पास में कोई कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूएबल है, कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, वो हो गया वैल्यूएबल, कस्टमर आपको पैसा देगा, एडवांस से पैसा देगा। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, यानी कि कंपटीशन इमिटेट कर नहीं पाएगा, आपको कॉपी कर नहीं पाएगा, आपको प्रीमियम मिलेगा। आप 100 रुपए की चीज सब 110 में बेच रहे हैं, आप 130 में बेचोगे और कमांड करो मार्केट को। और मेरे लिए स्केलेबल, क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी, टीम और ट्रेनिंग है कि मैं इसको स्केल करके लेके जा सकूं। ये VIS आज का पकड़ लो, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में फोकस पायलट मार्केट के अंदर आपको अपना VIS उठा के ही जाना है, आगे निकाल के ही जाना है। इस पे समय लगाया मैंने पूरा। माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन VIS है, फार्मा इंडस्ट्री में पेटेंट और लाइसेंसिंग उसका VIS होता है, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर या पेप्सी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है VIS, उनके लिए वैल्यूएबल, इनइमिटेबल और स्केलेबल। Xiaomi फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव राइट देता था। तो आपके पास क्या कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, वो आपका VIS हो सकता है। आपके पास ब्रांड इक्विटी है, वो आपका VIS हो। आपकी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, डोमिनोज 30 मिनट में पिज्जा घर पे दे रहा है, या एप्पल है, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, इतना लॉयल हो गया कस्टमर। तो आपके पतंजलि के पास नेशनल सेंटिमेंट है, आपके पास क्या वो ऐसा कोर क्या था आपका? आज तक चैनल है, इसका सब्सक्राइबर बेस इतना होगा, कंटेंट ड्रिवन है, आज तक सबसे कम ऐड दिखाता है पूरे देश में। बाकी न्यूज चैनल ऐड ज्यादा दिखाते हैं, वो 42 मिनट का कंटेंट देते हैं 1 घंटे में, ये 48 मिनट का कंटेंट देता है 1 घंटे में, और उसके बावजूद ऐड रेवेन्यू से ज्यादा कमाता है, क्योंकि उसने कंटेंट अच्छा रखा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ा लिया। तो अपना वैल्यूएबल, किसके लिए वैल्यूएबल? कस्टमर के लिए। इनइमिटेबल, कंपटीशन में जो कॉपी ना कर पाए। स्केलेबल, मैं केवल एक मोहल्ले का ब्रांड नहीं रह जाऊं, मैं पूरे देश में जा सकूं, पूरी दुनिया में जा सकूं। पर कब जाएंगे? जब फोकस पायलट मार्केट, आज का पहला अध्याय था ये। अब अगर जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन बहुत जबरदस्त है तो वो भी आपके लिए बन सकता है फोकस पायलट मार्केट में। कई बार आपकी मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे गूगल है, गूगल कस्टमर गूगल को सिग्नल देता है, गूगल उसका प्रोडक्ट बना देता है। कभी कभार पर्सनालिटी भी एक ब्रांड होता है, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पर्सनालिटी। बिजनेस कोचिंग में आज हमारा बहुत बड़ा नाम हो गया है, क्या है वो भी मेरे लिए वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल हो गया है, क्योंकि कस्टमर को बहुत वैल्यूएबल लगेगा, इनइमिटेबल है, हर एक बराबरी कॉपी नहीं कर सकता आसानी से, और हमारे लिए स्केलेबल है। तो अब
जब तक आपका कोर फोकस पायलट मार्केट में नहीं आया, आपको स्केल नहीं करना है। हमारी अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को क्लियर करना है। बड़ा बिजनेस मेरी कंपनी का नाम है और कंपनी का नाम ही बिजनेस बड़ा करना कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है। ये 10 डे एमबीए के बारे में बाकी लोगों को भी जरूर बता देना, बहुत फायदा होने वाला लोगों को। हाँ, मैं कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग के बारे में आपको समझाया। अब आते हैं स्केल करने की और स्ट्रैटेजीज पे। कोर को और अच्छे से अलग प्रकार से सीखते हैं। मैं आपको अलग अलग मॉडल देता हूं स्केल करने के। हाँ, अब आप स्केल करने जा रहे हो, आपको स्टार्टअप की जर्नी देखिए 1000 दिन की। जब आपको इसको भी चेक करना है, क्वालिफाई करना है, मैनुअल को खोलते रहना भाई। इस मैनुअल का बहुत इस्तेमाल करना। प्रिंट आउट नहीं निकाला, खाली पीडीएफ में रखा तो काम नहीं कर पाओगे। पेन से घिस घिस के काला कर देना पूरे के पूरे मैनुअल को। आपने धंधे में चेक करो, जो धंधा है उसमें क्या इमीडिएट कैश फ्लो आ रहा है, क्या रेगुलर कैश फ्लो रहेगा इस धंधे के अंदर, क्या रेगुलर तो रहेगा लेकिन सस्टेन करेगा, क्या रेगुलर है, सस्टेन हो रहा है और इमीडिएट भी आ रहा है लेकिन बढ़ बढ़ के आएगा। आपने बोला हाँ रेगुलर आएगा, लेकिन क्या सेम आएगा रेगुलर सस्टेन होकर के, या बढ़ बढ़ के रेगुलरली सस्टेन होकर, बढ़ बढ़ के रेगुलरली सस्टेन होकर आएगा। तो वो है आपका कोर। और फाइनली, क्या इसमें मुझे बैठना पड़ेगा, क्या मुझे गल्ले पे बैठना पड़ेगा, मेरे गल्ले पे बैठे बिना काम हो जाएगा। अगर गल्ले पे बैठे बिना काम हो जाएगा तो स्केलेबल है। हाँ, ये है वैल्यूएबल, इनिमिटेबल, स्केलेबल। अब इसके लिए जब आपको स्केल करना हो ना, तो याद रखना आइडियल एमबीए। आइडियल का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। एमबीए का मतलब क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। आप नहीं हो, गल्ले पे नहीं बैठे, गल्ला छोड़ो कैंपेन, आपका गल्ला छोड़वाऊंगा मैं। बिना गल्ले पे बैठे धंधा कैसे किया जाए। आई मतलब इंटीग्रेशन। हाँ, एक आदमी 3 का काम करे, इंटीग्रेट करो काम। डी मतलब डेलीगेशन, सारा काम खुद नहीं करना, जो आपका 60, 70, 80% भी आपकी क्वालिटी का कर दो, उसको डेलीगेट कर दो। ई का मतलब एलिमिनेशन, जिस काम को करके बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है आपकी कंपनी में, उस काम को डिलीट करना शुरू करो। ए मतलब ऑटोमेशन। जब आप टेक्नोलॉजी ले आते हो तो टेक्नोलॉजी 10, 20, 30 लोगों का काम अकेला कर सकता है, सॉफ्टवेयर 50 लोगों का, 100 लोगों का काम कर सकता है। और एल मतलब लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब आउटसोर्स करना सीखो, जो आपसे अच्छा कर सकता है और आपसे कम खर्चे पे कर देगा, उसको करने दो। तब आप स्केल करने की तरफ आगे बढ़ोगे। आपका क्रिटिकल रिपीटेबल बन जाएगा। जो क्रिटिकल काम होता था वो रिपीटेबल कैसे बन सकता है, यानी कि आपकी एब्सेंस में कोई और भी काम उसी क्रिटिकल काम को रिपीटेबल तरीके से अपने आप कर दे, आपकी वहां जरूरत ना पड़े। और जब आप ऐसा करते हो, अब आपको स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ना है। स्ट्रैटेजी के चैप्टर में मैं तीसरे दिन आपको बताऊंगा कि देखो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है। ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा टर्नओवर, या ज्यादा ट्रांजैक्शन कर ले वही कस्टमर तो ज्यादा टर्नओवर, या फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन करे लॉयल हो जाए तो ज्यादा टर्नओवर, या ज्यादा महंगी आइटम बेचूंगा मैं तो ज्यादा टर्नओवर, या मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर दूं तो ज्यादा टर्नओवर। अब मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक है, ये मैं आपको तीसरे दिन बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी को आगे लेकर चलना है। पर याद रखिएगा, जब आप स्केल करने जा रहे हैं, कोर आपको मिल गया, फोकस पार्ट मार्केट सक्सेस हो गई, अब मायोपिक मत रहो, थोड़ा सा बाहर निकलो, रैट रेस से बाहर निकलो। पेचेक टू पेचेक मत सोचो। आप ये सोचो कि आपका नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। थोड़ा सा दूर देखो, थोड़ा जूम आउट करो, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचो, नई ज्योग्राफी के बारे में सोचो, नए स्किल सेट के बारे में सोचो। ये तो पहले दिन का किक दे रहा हूं, अभी आपको 9 दिन बाकी है, लंबी छलांग लगाएंगे, ग्रोथ का ग्राफ बनाएंगे, इनसाइड रूम होकर के भी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोच और इमेज तैयार करेंगे, और 10 दिन इसके लिए एकदम काफी है। फाइनली मेरा 20वां अध्याय आज का, सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर कैसे बनता हूं मैं। अब आने वाले समय में जब आपका फोकस पायलट मार्केट ठीक हो गया, मार्केट समझ में आ गई, आपने प्रोडक्ट को पिच कर दिया, देख लिया कि अब एक्सपेंशन के लिए रेडी हो गए, कोर निकल आया, अब अपना प्राइस बढ़ाना शुरू करोगे। अब आप हाई टीयर क्लाइंट को पास जाओगे। अब आप सिलेक्टिव हो जाओगे, ये काम लूंगा ये नहीं लूंगा। अब आप काम को सब कॉन्ट्रैक्ट भी करना शुरू करोगे। अब आप पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करोगे। जिंदगी में वो बन सकता है बड़ा जो कि पहले से ही है तैयार खड़ा। इसीलिए जो पहला अध्याय था आज का बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भाई मैं कब समझूंगा कि अब मेरा बिजनेस खड़े होने के लिए तैयार हो रहा है, कि मैं अब ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करूंगा। अब जब मैं एक्सपैंड करने जा रहा हूं तो मुझे क्या सोचना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे ये देखना है कि मैं जिस मार्केट में जा रहा हूं वहाँ रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, वहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वहाँ मैन पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही। जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या वहाँ मैं कंसोर्शियम बना सकता हूँ, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ क्योंकि नया रीजन है। जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या मैं वहाँ कहीं से बाजार से, विदेश से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट लेके आ सकता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी आपकी यहाँ यूज़ कर लूँगा, उसको किराया आपको दे दूंगा। हाँ, क्या मैं जब मैं जा रहा हूँ बाहर, क्या मेरी होम मार्केट सैचुरेट हो गई है, क्यों जा रहा हूँ मैं। अभी पहले ये मार्केट तो पूरी खाई नहीं, वैसे ही भागे जा रहा हूँ, मेरे को स्केल करना है। ये चीज़ें सोचने की हैं जो मैं बता रहा हूँ, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें दे रहा हूँ आपको। ये एक एक सवाल में एक एक सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैनुअल को इस्तेमाल करना है आपको। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं, इकोनॉमिक लीगल फैक्टर्स कैसे हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे वर्किंग कैपिटल कितनी वहाँ रिक्वायरमेंट होगी, उसका बजट बना के जाऊँगा। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ क्या मैं लोकलाइज माल बना सकता हूँ वहाँ का, क्योंकि लोकलाइजेशन इज ग्लोबलाइजेशन, उधर का लोकल माल बना सकता हूँ मैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या मैं वहाँ किसी छोटी कंपनी को जो अच्छा नहीं कर पा रही उसको खरीद लूँ और उसके माध्यम से वहाँ आगे बढ़ जाऊँ। इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज को एक्विजिशन बोलते हैं। क्या मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सुपर स्टॉकेस्ट और सीएनएफ मिल सकता है जिसके द्वारा मैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। भाई लोगों जब भी घूमने फिरने जाते हैं ना कि यार मैं यूएस घूमने जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ, स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ,
अकेले जाने में वो मजा नहीं है, जब आप परिवार के साथ जाते हैं, पूरी टीम्स के साथ जाते हैं, तब आता असली आनंद, वो एक्सपीरियंस होता है। तो सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बन के आगे जाना जीवन में, डायनामिक्स और डायमेंशन दोनों बदल जाते हैं। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेंगे फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के बारे में आने वाले दिनों में बताऊंगा। मेरे बीबी इंपैक्ट के बारे में 52 पावरफुल फ्रेमवर्क दिए हैं, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, जो मेरे लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क्स हैं, इंप्लीमेंटेबल, आउटकम ओरिएंटेड है। और जो आने वाले मेरे दिन है, जो मेरा अभी मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, उसमें मैं कल बताऊंगा कि प्रोडक्ट की तैयारी कैसे की जाती है। अब एक एक टॉपिक को लूंगा। अभी सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी ली है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अब एक एक टॉपिक लेते जाएंगे कि अब आप जो प्रोडक्ट तैयार करोगे तो उसकी डिटेल में जाऊंगा मैं, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर कैसे है, थिंकिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं, लिटमस टेस्ट क्या होता है, बेट एंड हुक मॉडल क्या होता है, मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे। जब स्ट्रैटेजी के दिन आऊंगा तीसरे दिन, तो वहां लीडरशिप इन पाइपलाइन, स्कोर बोर्ड, इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी, सिनेरियो एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी। इतना बढ़िया कंटेंट हिंदी भाषा में एग्जांपल्स के साथ में नहीं मिलता। ये पहला दिन था, पहला अध्याय, पहला एपिसोड। बस जो मेरे साथ 10 दिन का बिंज वॉच कर जाएगा, बिंज वॉच करते हो ना, बिंज वॉच कर जाएगा, बिजनेस के बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। ना कैश, ना चेक, ना यूपीआई। मैंने बस आपका टाइम मांगा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी आपकी कॉस्ट है। कंसिस्टेंट रहना 10 के 10 दिन, और एग्जाम जरूर देते रहना। अभी के अभी एग्जाम दे दोगे तो अभी आपको फ्रेश है, याद रहेगा, नोट्स बना लेना। और डिसिप्लिन आपकी मेरे को फीस है, डिसिप्लिन की फीस चाहिए मुझे। लर्निंग का ये डोज जब लोगे आप हर रोज, तो आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस MBA 10 डे MBA को ज्वाइन करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।